स्टूडेंट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड, आपने जो ऑर्गेनिक का चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, दैट इज रिएक्शन वाले पार्ट की बात करें, सो आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा हुआ है, वो एक ही आपके पास ऑर्गेनिक रिएक्शन वाला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, और वही चैप्टर जो है वो सारी चीजें इंक्लूड करता है, दैट इज इट कंटेन 4 सब टॉपिक्स इन इट, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले। अच्छा, वहां पे जितने भी रिएक्शंस है, ऑलमोस्ट आप सारे रिएक्शन, आप 80% रिएक्शंस देखोगी रिपीट होगा आगे आने वाले 4 चैप्टर्स में। अच्छा, जब आपने उन 4 चैप्टर्स को स्टडी किया हुआ है तो उसमें ये देखा होगा कि जब भी आप ऑर्गेनिक के चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो उसका फ्लो कुछ ऐसा ही जाता है कि आप क्लासिफिकेशन करते हो, देन यू हैव दी आईयूपीएसी ऑफ इट। अच्छा, आईयूपीएसी आपने जीओसी या उससे पहले ही आपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिया होगा। देन यू हैव दी प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जो भी आप फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने वाले हो, देन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस, है ना। सो यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के भी चारों चैप्टर्स में ऐसे ही जाएगा। वेटेज की बात करें तो बोर्ड्स का वेटेज आता है कुछ 5 to 7 मार्क्स का, और एंट्रेंस की बात करें तो 2 क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक के आप जब भी चैप्टर्स को देखोगे तो स्पेसिफिकली एक ही चैप्टर से नहीं पूछा जाता, 2-3 चैप्टर्स को मिलाकर क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं ना। सो कभी स्पेसिफिक एचडीए का ही आपको 2 बन रहा है ऐसा जरूरी नहीं है, इनफैक्ट यहाँ के भी आप रिएक्शंस रिपीट होते हुए देखोगे। सो चलते इंट्रोडक्टरी पार्ट पे। चैप्टर का नाम क्या है, दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स। नाउ व्हाट डज इट मीन, मैंने सपोजली यहाँ पे कोई अल्केन का कंपाउंड ले लिया, ठीक है, और उसमें से अगर मैं इस हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दूं, इस हाइड्रोजन को मैं एलिमिनेट कर दूं और उसकी जगह किसी हैलोजन को लगा दूं, तो अब मेरे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, आर एक्स करके बन जाएगा। सो यहाँ पे ये जो मेरे को कंपाउंड मिला हुआ है वो अल्केन वाला कंपाउंड है, उसका हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो गया, हैलोजन आ गया, सो दैट इज हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। सेम वे अगर मेरे पास कोई एरोमेटिक वाला कंपाउंड है, उसका हाइड्रोजन में सब्सटीट्यूट कर दूं, रिप्लेस कर दूं हाइड्रोजन को किसी हैलोजन से, सो दिस विल बी समथिंग हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन्स हो जाएगा, ठीक है ना। आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास बेंजीन वाला कंपाउंड है, इस बेंजीन वाले कंपाउंड के आपने एक हाइड्रोजन को और निकाल देते हो और उसकी जगह पे अगर आप क्लोरीन को डाल देते हो, सो दैट इज समथिंग आपको बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, है ना। ये आपको क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। सो हम देखने वाले इन्हीं कुछ कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने वाले। अच्छा, चैप्टर पे मूव करने से पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट पे ये आपको एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है कि कुछ अपने पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनके क्या क्या यूजेस है। अच्छा, यूजेस वाली बात करें तो आप एंड ऑफ चैप्टर देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 से 3 पेजेस दिए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है वो यूजेस, एग्जाम में मैच द कॉलम के तौर पे पूछा जाता है या फिर असर्शन रीजन के फॉर्म में भी क्वेश्चंस को पूछ सकता है। सो अगर हम फर्स्ट एप्लीकेशन की उसकी बात करें, सो सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। आपने अगर हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन जो किए रहेंगे तो देखा होगा एरो पे CCl4 करके लिखा रहता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। सो दैट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट है, उसके मीडियम में रिएक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। सेकेंड यूजेस की बात करें, सो दैट इज एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज होता है, या फिर आपने 10th स्टैंडर्ड में एज एन डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी पढ़ा होगा ना, स्विमिंग पूल में प्रेजेंट है क्लोरीन, या फिर हार्पिक की बात करें तो उसमें भी क्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं। सो दैट इज एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज होता है क्लोरीन के कंपाउंड्स। अच्छा, उसके बाद ये जो 2 कंपाउंड्स आपको दिए हो, क्लोराम्फेनिकॉल और थायरोक्सिन, दिस आर द नेचुरली ऑकरिंग क्लोरीन कंपाउंड्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। अच्छा, सो आपको याद इसमें से क्या याद रखना है, आपको मालूम है, आपको ये याद रखना है क्लोराम्फेनिकॉल जो है उसका यूज क्या है। सो दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इनके स्ट्रक्चर्स भी है बट ये 3 स्ट्रक्चर्स काफी डिफिकल्ट होते हैं तो अपने सिलेबस में नहीं है, स्ट्रक्चर्स हमें बाहर नहीं करना। चलते नेक्स्ट, थायरोक्सिन की बात करें। थायरोक्सिन दैट इज आयोडीन का कंपाउंड है जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अगर पर्सन में थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी है तो आप देखोगे कि गोइटर, है ना, उससे होता है। सो याद रखने में आप ये याद रखोगे कि थायरोक्सिन जो कंपाउंड है वो कौन से एलिमेंट का है, कौन से हैलोजन का है, दैट इज आयोडीन का है। चलते नेक्स्ट पे, दैट इज क्लोरोक्वीन। दिस इज नाउ दिस 2 आर दी सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड। सिंथेटिक हैलोजन में दैट इज, अब यहाँ पे याद ये रखोगे क्लोरोक्वीन वाला जो कंपाउंड है दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। And last one we have, that is halothane. Halothane is the substitute of chloroform, you can consider. Chloroform is not the safe anesthetic agent, while the halothane is the safest one. So anesthetic agent के तौर पे use किया जाता है. This is the structure of the halothane.
अच्छा, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स आते हैं जो कंप्लीटली फ्लोरीन से ही सब्स्टिट्यूट होते हैं, इवन दे कैन बी यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट. सो दिस इज समथिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट, आपको ये याद रखना है ना. क्लोरामफेनिकॉल ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, थायरोक्सिन आयोडीन कंपाउंड्स है, डेफिशिएंसी उससे गोइटर होता है. क्लोरोक्वीन जो है सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स है, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. एंड हेलोथेन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे यूज होता है. So that was for the introductory part. Now starting with the actual topic, that is first we are starting with the classification of organic halogen derivatives. With the classification part, इसमें आप देखोगे जितनी भी आपको इस चैप्टर की क्लासिफिकेशन है, मैंने उसको इस बोर्ड पे पूरा लिख दिया हुआ. ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स के लिए, है ना. सो चलते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि जो कंपाउंड आपको दिया है उसमें कितने हैलोजन्स लगे हुए. सो दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन. सेकेंड क्लासिफिकेशन है कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, क्या वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है. एंड द थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एक्चुअली, विच इज बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन. सो एक एक को देखना शुरू करते हैं. अच्छा, ये वाले पार्ट में हम नेमिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम जस्ट उसके टाइप पे फोकस करते हैं. अगर आपको इन जनरल नेमिंग की अगर बात करनी है, सो आप ऐसे समझ लो कि नेमिंग में अगर कॉमन नेम का जनरल नेम बोलूं, सो कॉमन नेम का जनरल नेम विल बी समथिंग अल्काइल हलाइड करके. एंड अगर आप बात करेंगे आईयूपीएसी के कॉमन नेम की, सो आईयूपीएसी का कॉमन नेम जाएगा हेलो अल्केन करके. ठीक है. सो आपने अगर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आईयूपीएसी, बस इसके जनरल नेम्स को लगा दीजिए, सिंपली हो जाएगा. एंड फॉर दी कॉमन नेम्स प्रीफिक्सेस आपको यूज करना है एन, आइसो, नियो, सेक, टर्ड करके. फाइन. सो चलते हैं फर्स्ट वाले पे, दैट इज मोनो हैलो अल्केन्स की अगर बात करें, जिसमें से मेरे पास जो कंपाउंड होगा उसमें एक ही हैलोजन होगा. सो लेट अस कंसीडर CH4 में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और CH3 लिख दिया और एक Cl लिख दिया, है ना. सो दैट इज मोनो हैलोजन. नेम की अगर बात करें, चलो इसका एक नेम कर देते हैं, दैट इज इट विल बी नेम्ड एज अल्काइल हलाइड. तो कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड करके. आईयूपीएसी नेम की अगर बात करोगे, हेलो, हेलो इज फॉर क्लोरोमीथेन. नेक्स्ट, डाईहैलो अल्केन्स में आपके पास दो ये स्पेशल टर्म्स आ गए हैं, जेमिनल और विसिनल करके, है ना. सो जेमिनल में आप क्या याद रखोगे, ये जी आपको जो दिखाई दे रहा है उसी में एक ही पे अगर दो हैलोजन्स अटैच्ड है, विल गिव द टर्म एज अ जेमिनल. और अगर ऐसा है कि एक कार्बन पे अटैच्ड है और दूसरा हैलोजन उसके एडजेसेंट पे अटैच्ड है, देन विल गिव द नेम एज द विसिनल करके. फाइन. सो आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझ लो कि मेरे पास यहाँ पे CH3 है, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl और एक H है यहाँ पे, है ना. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेमिनल. विसिनल की अगर आप बात करें तो विसिनल मेरे पास CH2, यहाँ पे मेरे पास एक Cl और यहाँ पे एक Cl है ना. सो दिस इज समथिंग विसिनल डाइहैलाइड. नेमिंग की अगर इन जनरल नेमिंग की अगर हम बात करें, आईयूपीएसी नेम विल बी वेरी इजी फॉर इट. जैसे कि आप इसमें देख लोगे 1,1 डाइक्लोरोइथेन, दैट्स इजी. इसकी बात करें 1,2 डाइक्लोरोइथेन. कॉमन नेम इन जनरल नेम की बात करें, अगर आप जेमिनल को नेम देते हो तो जेमिनल विल बी नेम्ड एज अल्किलिडीन डाइहलाइड करके आप इसको नेम करोगे. एंड अगर आप विसिनल को नेम कर रहे हो, सो विसिनल को नेम करने के लिए आप अल्कलीन डाइहलाइड करके नेम लिखोगे. फाइन. नाम याद रखने के लिए आप ऐसा समझ लो, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन अटैच्ड है ना, तो आप उसके नेम को बहुत थोड़ा प्रेशराइज करके बोलोगे, इसलिए अल्किलिडीन बोलोगे. और दो एडजेसेंट पे अगर प्रेजेंट है तो आप अल्कीन करके बोलोगे, है ना. तो इसका नेम हो जाएगा जेमिनल वाले का इथिलिडीन डाइक्लोराइड, एंड दिस विल बी नेम्ड एज इथिलीन डाइक्लोराइड. सो इट्स वेरी सिंपल. जेमिनल, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जेमिनल एंड विसिनल डाइहैलाइड्स आर डैश आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, सो आपका आंसर हो जाएगा पोजीशन चेंज है ना, यहाँ पे एक ही पे है, यहाँ पे एडजेसेंट पे है, सो दे आर द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. चलते नेक्स्ट ट्राईहैलो अल्कीन की बात करते हैं. सो ट्राईहैलो अल्कीन का बेस्ट एग्जांपल वी कैन टेक, दैट इज CHCl3 व्हिच इज नेम्ड एज क्लोरोफॉर्म. नेक्स्ट वी हैव टेट्राहेलो अल्कीन. तो एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं CCl4, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड. चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज प्राइमरी हलाइड्स की अगर बात करें. एंड सेकेंडरी प्राइमरी इट्स इजी, दैट इज हमारे पास जो अब एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझो,
हैलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है वो कितने कार्बन को अटैच्ड है, सिर्फ एक कार्बन को अटैच्ड है ना, सो आप उसे क्या कह दोगे, प्राइमरी। वाइल हैलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है वो फर्दर कितने कार्बन को अटैच्ड है, दो कार्बन को अटैच्ड है, सो इट इज अ सेकेंडरी वन। वाइल इधर इसकी बात करें, सो हैलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है अगर वो फर्दर तीन कार्बन को अटैच्ड है, सो दिस वन इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड, है ना। या फिर आप कार्बन के नीचे से भी देख सकते हो, अगर CH2 वाला ग्रुप है, देन उसके बाद CH वाला ग्रुप है, एंड देन उसके बाद C वाला ग्रुप है, सो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि CH2 CH एंड C रहा तो वो टर्शरी, CH रहा तो सेकेंडरी, एंड देन CH2 है तो दैट इज अ प्राइमरी। चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले की तरफ, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड की अगर आप बात करें, सो दैट इज नॉर्मल वन। आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल उठाकर लिख सकते हैं, दैट इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड, सॉरी sp3 में नॉर्मल अल्काइल हैलाइड की अगर आप बात कर दो। नाउ चेंज जो होता है अलाइल, बेंजाइल और प्रोपाइगिरिल में, अब इसमें क्या होगा मालूम है, आपके पास जो कार्बन एटम जिस पे हैलोजन अटैच्ड है वो तो sp, ये वाला जो कार्बन है वो कैसा वाला हाइब्रिडाइज्ड है बोलो, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। सो दैट इज समथिंग अल्काइल हैलाइड। या फिर आप अल्काइल को ऐसे भी याद रखने के लिए याद रख सकते हो कि जो CH2 होगा उसके बाजू वाले कार्बन जो होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले रहेंगे। या फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट बेंजाइल वाला ग्रुप है, मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक CH2 वाला ग्रुप है और यहाँ पे लगा हुआ है हैलोजन, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है वो तो कैसा है, sp3 है, लेकिन बाकी कार्बन उसमें कैसे है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। सो दिस इज समथिंग बेंजाइल, इसको हम क्या कहेंगे, बेंजाइल हैलाइड। प्रोपाइगिनल में आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे जो कार्बन होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, है ना। हालांकि हैलोजन जिसको अटैच्ड है वो तो रहेगा कैसा वाला बोलो, हैलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है दैट इज गोइंग टू बी sp3, बट उसका एडजेसेंट वाले जो कार्बन है वो उनको देख लो आप, वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। चलते हैं नेक्स्ट विनाइल और अराइल की तरफ। अच्छा, अब ये हैलोजन जिस कार्बन को अटैच होगा ना, स्पेसिफिकली वही वाला कार्बन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास CH2 CH और ये रहा यहाँ पे Cl, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ विनाइल हैलाइड, हैलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अराइल की बात करें तो डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच्ड होगा कोई हैलोजन, सो दैट इज एन अराइल हैलाइड। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज sp की अगर बात करें, सो sp के आप इन जनरल कोई एग्जांपल ले लो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो और उसको एक हैलोजन, सो दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। सो आई थिंक आई मेड द क्लियर विद द क्लासिफिकेशन। एक पार्ट में आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हो जाता है, दैट इज based on number of halogen, then based on nature of alkyl group, and then based on the nature of hybridization के basis पे। Now starting with the reaction वाले part से अब start करेंगे, method of preparation of alkane, haloalkanes की बात। So starting with method of preparation of haloalkanes, in total अगर बात करें, total we have 4 method of preparation of haloalkanes, जिसमें से फर्स्ट वाला मेथड जो है दैट इज फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपके पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से दोनों हैं। इनफैक्ट ये दोनों रिएक्शन आपने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में अल्केन्स और अल्कीन्स में कर लिए हैं एज ए केमिकल प्रॉपर्टीज के तौर पे, है ना। सो आप ऑर्गेनिक में रिएक्शन जो देखोगे वो ऐसे ही रहते हैं कि इंटर रिलेटेड रहते हैं। आप इस वाले रिएक्शन को इवन 10th स्टैंडर्ड में भी कर रहे हो, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम पे। चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में, जो आपने ऑलरेडी इसको 10th स्टैंडर्ड में किया है। 10th स्टैंडर्ड का जो रिएक्शन था वो आपने ऐसा था कि आपके पास मीथेन है, मीथेन को आप अगर क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हो सनलाइट के प्रेजेंस में, सो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हैलोजन से, देन वी हैव द प्रोडक्ट है CH3Cl प्लस यहाँ पे ये HCl बनकर निकल जाएगा। अच्छा, ये रिएक्शन का प्रॉब्लम ये था कि ये रिएक्शन तब तक चलता रहता है जब तक इसके सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते हैलोजन से। मतलब ये रिएक्शन आगे चलेगी, CH3Cl3 रिएक्शन चेंबर में और जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट में बन जाएगा CH2Cl2 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो वापस ऐसे ही होगा कि ये जो CH2Cl2 बना है वो और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट पे मुझे मिल जाएगा CHCl3 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl। वापस ये जो CHCl क्लोरोफॉर्म बना है वो फर्दर क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और बना लेगा क्या बोलो, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस यहाँ पे HCl बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो मेथड है इज नॉट द गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन।
रीजन है कि आप इसी देख रहे हो कि एक ही रिएक्शन चेम्बर में इतने सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मतलब बट ऑब्वियस इनको सेपरेट करने का भी प्रॉब्लम होगा। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉट अ गुड मेथड। अगर हमें हेलोअल्केन्स चाहिए तो कोई दूसरे मेथड्स को प्रिपेयर यूज करना चाहिए फॉर दी प्रिपरेशन। अच्छा, लेकिन यहाँ पे लिखे गए कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे ये वाले रिएक्शन को आप प्रिफर कर सकते हो, इससे आप बना सकते हो हेलोअल्केन्स को, है ना। सो मूविंग विद द फर्स्ट पॉइंट आपको क्या कहता है कि अगर आपके पास ऐसे कोई हाइड्रोकार्बन्स बन जा रहे हैं जिनकी बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और आप कोई सूटेबल मेथड यूटिलाइज कर सकते हो उनको सेपरेट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो यस, उन कंपाउंड्स के लिए ये प्रेफरेबल है, आप प्रेफर कर सकते हो उन कंपाउंड्स के लिए, उन कंपाउंड के हेलोअल्केन्स को आप बना सकते हो। सेकेंड आपको दे रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन मिल जाए दैट इज नियोपेंटेन, अगर ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन मिल जाए जिससे अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रेफर कर रहे हो, मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए आप क्या करोगे कि जो आपके पास हाइड्रोकार्बन है उसकी क्वांटिटी आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाल दोगे और क्लोरीन की क्वांटिटी कम डालोगे, है ना। तो जितने हाइड्रोकार्बन है वो सारे रिएक्शन करते जाएंगे क्लोरीन के साथ। अब इसमें अगर मैं इस वाले कार्बन से निकालू या इस कार्बन से निकालू, इन कार्बन से निकालू, सारे सिमेट्रिकल है ना, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिमिलर ही मिलेगा। सो दैट इज समथिंग, इस वाले केस में मुझे CH3 यहाँ पे सपोजिटली इस वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो यहाँ पे ये बन जाएगा, है ना। सो ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन मिले जिसका आइसोमेरिक मोनोहैलोजन डेरिवेटिव आइसोमेरिक बनना पॉसिबल ना हो, तो उन कंपाउंड्स के लिए भी ये वाला मेथड जो है वो प्रिफर्ड मेथड है। नाउ लेट्स मूव विद अदर पॉइंट्स कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके लिए हाइड्रोकार्बन का हेलोअल्केन की प्रिपरेशन जो है वो प्रिफर्ड है। So talking about third condition in which we can prefer the halogenation of alkane, that is अगर supposedly आपके पास कोई ऐसा वाला कंपाउंड दे दिया जाए जिसके अंदर जो हाइड्रोजन है उनके रिएक्टिविटी में डिफरेंस है। सपोजिटली आप इस वाले कार्बन को देखो, ये दोनों कार्बन कैसे हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये वाला कार्बन भी कैसा है sp2, while this carbon is sp3 हाइब्रिडाइज्ड। फाइन, अगर मैं फ्री रेडिकल sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले पे बना दूं तो क्या मैं बोल दूं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा यहां से, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाऊं और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अगर मैंने फ्री रेडिकल डाला तो बट वो ऑब्वियस वो हाईली अनस्टेबल होगा। एक तो वो sp2 जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और उसके ऊपर और फ्री रेडिकल बना देना, सो दैट इज गोइंग टू बी हाईली अनस्टेबल। सो अगर मेरे पास मिक्सचर में अगर ऐसे वाले कार्बन के हाइड्रोजन है जिनकी रिएक्टिविटी डिफर करती है, सो ये दोनों कार्बन के हाइड्रोजन तो कभी नहीं निकलेंगे रिएक्शन करने के लिए। यस, कौन सा वाला कार्बन निकलेगा, ये वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा रिएक्शन करने के लिए। सो यहाँ से अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सो यू आर सपोज टू रिमेंबर, ये हमने जैसे कि आपने ब्रोमीन वाटर टेस्ट वाला भी देखा होगा कि अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो एंटी एलिमिनेशन के थ्रू क्लोरीन या ब्रोमीन को अटैच कर देते हो, है ना। सो आपको ये याद रखना है, इफ यू हैव allylic group and if you take a chlorine at a higher temperature it will undergo allylic substitution, so that is something आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH ये ऐसे मेंटेन रहेगा, इस CH3 का एक हाइड्रोजन हटेगा और Cl आ जाएगा प्लस HCl निकल जाएगा। सेम थिंग इज विद द ब्रोमीन, यहाँ पे ये सारे कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, बोलो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट ये हाइड्रोजन कभी भी एलिमिनेट नहीं होंगे क्योंकि बेंजीन की फिर एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। सो अराइलिक या विनाइलिक अगर आप रेडिकल की बात करोगे सो दे आर हाईली अनस्टेबल। इन केसेस में ऐसे हैलोजनेशन रिएक्शंस प्रिफर्ड है बिकॉज इनमें से कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो यहाँ से लीव करना चाहेगा, बट यस इस कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो लीव करना चाहेगा क्योंकि वहां बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा जो रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन में जा सकता है और स्टेबलाइज हो जाएगा। फाइन, सो सेम वे यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट की बात करोगे सो यू विल बी गेटिंग समथिंग, यहाँ पे आपको CH3 से वो CH2 बन जाएगा एंड देन यू हैव Br और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, HBr मिल जाएगा। फाइन, सो ये वाले स्टेटमेंट से आप दो कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, दैट इज कि बेंजाइलिक एंड अलाइल फ्री रेडिकल्स आर हाईली स्टेबल वन। सो इसलिए जब भी बेंजाइलिक या अलाइलिक बनता हो इन कंपैरिजन टू विनाइल एंड अराइल तो ये कभी रिएक्शन में नहीं जाएंगे, ये रिएक्शन में जाएंगे। फिर अल्काइल उसके बाद है। आई थिंक आपको समझ में आई ये वाला स्टेटमेंट। फाइन, तो ऐसे केसेस में भी हम हैलोजनेशंस ऑफ अल्केन को प्रेफर कर सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हम मैकेनिज्म से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम में कहीं कहीं आपको स्टेप्स पूछा जाता है कि प्रोपोगेशन के कौन से स्टेप्स है ना, टर्मिनेशन के कौन से स्टेप्स है और कुछ पॉइंट्स है। सो दैट विल एंड विद दिस पार्ट। सो स्टार्टिंग विद द मैकेनिज्म वाला पार्ट, इसका मैकेनिज्म इजीएस्ट मैकेनिज्म है। चलते हैं फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि स्टेप नंबर 1
अच्छा, जब भी आप मैकेनिज्म्स में कोई स्टेटमेंट देखो या कुछ टर्म दिया रहता है ना, हमेशा उसके पहले रिएक्शंस को लिख दिया करो, फिर उसके टर्म्स को लिखा करो। फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आप रिएक्शन देखकर ही उसके है ना टर्म्स को बना लोगे, खुद से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने हैलोजन लिया हुआ है। सो हैलोजन को जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में डालते हो, तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, इसके बॉन्ड जो होते हैं वो क्लीव हो जाते हैं, है ना। अच्छा, ये क्लीव जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। सो होमोलिटिक क्लीवेज में ये वाला एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा और ये वाला एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ क्या मिल गया, फ्री रेडिकल मिल गया दो। अच्छा, ये वाला अब जो फ्री रेडिकल बना है, यही फ्री रेडिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाएगा, है ना। तो स्टेप 2 अब मेरा क्या होगा, स्टेप 2 में जो मेरे पास अल्केन दिए गए हैं, है ना, मेरे पास अल्केन लेट्स टेक का जनरल फॉर्मूला RH करके दिया हुआ है, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल आएगा। अच्छा, जब भी रिएक्शन के अंदर एक फ्री रेडिकल बन जाए ना, तो ये हाईली अनस्टेबल है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, तो वैसे ये और भी फ्री रेडिकल्स को जनरेट कराता है। तो सेम चीज ऐसा होगा कि इनके बीच में भी अब होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। और अब देखोगे R वाला रेडिकल जो बनेगा और H वाला रेडिकल जो बनेगा, उनमें से स्टेबल कौन होगा ज्यादा, बट ऑब्वियस R वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज उसके पास 3 और हाइड्रोजन होंगे, सपोजिटली मिथाइल भी है तो, है ना। लेकिन हाइड्रोजन जो फ्री रेडिकल बनेगा वो तो हाईली अनस्टेबल होगा। सो बट ऑब्वियस ज्यादा रिएक्टिविटी तो H वाले रेडिकल की होगी, सो यही रिएक्शन करने के लिए जाएगा। सो H रेडिकल कंबाइन हो जाएगा X के साथ, है ना। H का एक इलेक्ट्रॉन, X का एक इलेक्ट्रॉन मिलके HX बन जाएंगे, और ये मेरे को मिल गया R का रेडिकल। अब देखो, अब अगर मुझे स्टेप्स को नेम देने हैं, तो क्या मैं बोल दूं, स्टेप नंबर 1 जो है उसको हम कहेंगे चेन इनिशिएशन, क्योंकि चेन की शुरुआत जो होगी या जो इनिशिएटर है इस रिएक्शन के अंदर, सो दैट इज समथिंग हैलोजन है। सो दिस इज समथिंग स्टेप 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, हैलोजन होमोलिटिकली क्लीव हो रहे हैं और वो इनिशिएट करेंगे और दूसरे अल्काइल वाले रेडिकल्स को फ्री रेडिकल्स बनाने के लिए। अच्छा, अब सेकेंड वाला स्टेप जो है, दैट इज वहां से अब चेन की शुरुआत हो रही है, सो विल कॉल इट एज चेन प्रोपोगेशन। दिस इज समथिंग चेन प्रोपोगेशन। अच्छा, अब ऐसे ही रिएक्शन चलता रहेगा, बहुत सारे ऐसे फ्री रेडिकल्स जो है वो बनते रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होगा कि ये जो R रेडिकल बना हुआ है, अच्छा, ऐसे और भी तो बहुत सारे X वाले हैलोजन्स होंगे, है ना। वो भी क्या करेंगे, ये भी होमोलिटिकली और क्लीव होंगे। सो यहाँ पे इस R रेडिकल को दूसरा वाला हैलोजन मिलेगा। सो R रेडिकल और एक हैलोजन कंबाइन हो जाएगा, अल्काइल हलाइड बन जाएगा, और यहाँ से ये एक और रेडिकल मेरे को X का मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे ये वाला X रेडिकल और अल्काइल के चेन को ब्रेक करते जाएगा, और रिएक्शंस ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा, अब ये रिएक्शंस को अगर स्टॉप करने की बात करें, या फिर ऐसा कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन वाले स्टेप में आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि आर के जो रेडिकल्स है वो आर के रेडिकल से कंबाइन हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक्स का रेडिकल एक्स से कंबाइन हो जाए। तीसरी ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक्स का रेडिकल आर का रेडिकल एक्स से कंबाइन हो जाए, है ना। सो ये तीन अपने को पॉसिबिलिटीज बन सकती है। सो दैट इज समथिंग आर आर, एंड देन आई बी हैविंग एक्स एक्स halogen and R X halogen, है ना। So this is something we have for the chain termination वाला। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। दिस वाज द मैकेनिज्म, आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। इनफैक्ट कभी कभी आप एग्जाम में क्वेश्चंस में ये देखोगे कि आपको स्टेप्स दिया जाता है, और वो पूछा जाता है कि ये क्या टर्मिनेशन का होगा या प्रोपोगेशन का होगा, एज सच। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या कहता है कि दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ चेन रिएक्शन। ओके, ठीक है, उतना कुछ याद नहीं रखना आपको इसमें। प्रोपोगेशन स्टेप की अगर बात करें, प्रोपोगेशन वाला जो स्टेप होता है वही आरडीएस होता है। अगर मेरे को रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना है कि एक रिएक्शन होने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं, कितना दिन लग रहा है, सो दैट इज प्रोपोगेशन वाले स्टेप को देखकर ही आइडेंटिफाई होगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें रेट ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर मेरे पास गिवन कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप के अगर हाइड्रोजन है,
तो कैसे पता चलेगा कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है? सो यस, आपने जो रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ी है कि 3 डिग्री वाला रेडिकल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री वाला, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री वाला। तो सेम केस है कि 3 डिग्री वाला जो हाइड्रोजन होगा वो जल्दी लीव करके जाएगा क्योंकि उसका अल्काइल रेडिकल जो होगा वो ज्यादा स्टेबल बना हुआ रहेगा। सो दैट इज समथिंग, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करें तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस की अंदर बात करें तो हैलोजेंस में रिएक्टिविटी F2Cl2 Br2 I2, यस, बट ऑब्वियस फ्लोरीन की रिएक्टिविटी तो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो रिएक्शन इतना ज्यादा फास्ट जाता है कि एक्सप्लोसिवली रहता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, इसलिए हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, या रिएक्शन करना होगा तो उसे डार्क में करते हैं। अच्छा, पूरे बुक में भी आप इनफैक्ट सिर्फ 2 ही रिएक्शन देखेंगे फ्लोरीन का, नीम रिएक्शन करके आएगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन एंड बाल्सकीमैन रिएक्शन, जो आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हो। वरना तो अगर आप हैलोजेंस में देख रहे हो तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन ही बहुत ज्यादा जगह आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज फ्लोरिनेशन इज, है ना, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। अच्छा, यहाँ से ये 6th वाला पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट जो है वो है ना इजी है काफी पॉइंट। 6th वाले पॉइंट की बात करते हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 6th वाले पॉइंट में आपके पास क्या है, तो सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी के बारे में समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। मेरे को दिया हुआ यहाँ पे टर्शरी ब्यूटेन वाला कंपाउंड दिया हुआ है, उसका मैंने क्लोरीनेशन करा और ब्रोमिनेशन करा, और एग्जाम में मुझे पूछा जा रहा है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपके पास गिवन कंपाउंड है उसमें देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। जैसे कि आप इस वाले क्वेश्चन में देख लो, मेरे पास सिर्फ 2 टाइप्स के हाइड्रोजन है। जैसे कि मिथाइल को लगे हुए सारे हाइड्रोजन एक टाइप के हुए, मैं कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करूं मुझे सेम नेम मिलेगा। और एक तीसरा 3 डिग्री वाले का जो बन रहा है वो एक सेकेंड टाइप का हाइड्रोजन बना, है ना। सो अगर मैं सपोजिटली 1 डिग्री, किसी भी 1 डिग्री से सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो समथिंग कुछ ऐसा होगा। सपोजिटली मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये एक मेरे को प्रोडक्ट मिल जाएगा, और सपोजिटली दूसरा मैंने 3 डिग्री वाले से किया तो 3 डिग्री वाले में मुझे ये वाला एक प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे Cl मिल जाएगा, है ना। ये 2 प्रोडक्ट मिल गए। अब मेरे को डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। हालांकि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में ये स्टडी किया था कि जहां पे 3 डिग्री वाला रेडिकल बनता है वो मेजर होगा। सो उस हिसाब से तो मेरा मेजर प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, और ये वाला जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो तो माइनर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब आप इसमें क्या देखोगे, अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट पूछा हुआ है ना, तो उसमें मुझे क्या करना है, पहले मुझे चेक करना है कि कितने सिमिलर टाइप्स के हाइड्रोजन है। तो अगर 1 डिग्री के हाइड्रोजन में गिनूं तो 3, 6 और 9 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 1, और हमने रिएक्टिविटी में देखा था कि अगर मैं सिलेक्टिविटी की बात करूं तो कितना ज्यादा जा रहा है, 1 डिग्री के लिए 1 ही था, हमने उसे 1 ही कंसिडर किया। सो इसका आंसर कितना आ जा रहा है, लेट अस कंसिडर कि 9 आ रहा है। 3 डिग्री वाले केस में मेरे पास 3 डिग्री है कितना, 1, और वहां पे उसकी रिएक्टिविटी या सिलेक्टिविटी की बात करूं तो कितना था, 5 था। तो यहाँ पे 1 into 5, तो मेजर प्रोडक्ट किसमें बनेगा, बट ऑब्वियस ये वाला माइनर नहीं होगा, ये वाला अब मेजर होगा, और ये वाला जो होगा वो माइनर होगा। सो इस तरह से आप देखोगे कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है क्लोरीन के केस में। अच्छा, ब्रोमीन के केस में ऐसा कभी नहीं होगा, आप कितने भी हाइड्रोजन आप सब्स्टिट्यूट कर दो, कभी भी 1600 तक की तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जब भी आपको ब्रोमिनेशन आए तो चुपचाप आपका जो 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे आप Br लगा दो, यही आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया। आई थिंक आपको समझ में आई है ना, कि कैसे आप डिसाइड करोगे क्लोरीन के केस में विच इज मेजर प्रोडक्ट एंड विच इज माइनर प्रोडक्ट। चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ। कुछ और पॉइंट्स में हमारे पास है रिएजेंट्स के तौर पे फॉर क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। आपके पास क्लोरीन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में दिया है, या क्लोरीन अगर आप हीट के प्रेजेंस में दिया है, सो यू आर सपोज टू ऐड द क्लोरीन टू इट। अच्छा, आपको ऐसे कभी सल्फ्यूरिल क्लोराइड भी दे सकता है, उस वाले केस में आपको याद रखना है यहाँ का ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड जो होगा वो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, है ना, डबल बॉन्ड्स को क्लीव नहीं करेगा, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। वाइल अगर ब्रोमीन की बात करो, सेम चीज है ब्रोमीन के लिए, उसका जो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है दैट इज एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। आपने सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, सो 1 2 3 4, उसके OH को हटा दिया, N लिख दिया और Br लिख दिया, सो दैट इज एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, या NBS करके भी आपको कभी एरो पे देखने को मिल सकता है। सो व्हेनेवर यू गेट NBS यू आर गोइंग टू डू अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज अलाइलिक ब्रोमिनेशन आपका प्रोडक्ट बनेगा। और जब आप क्लोरीन को देखो, सो दैट इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड को देखो, तो आप अलाइलिक क्लोरीनेशन वाले प्रोडक्ट्स को लिखो। अच्छा, ये कुछ इजी सा पॉइंट्स है। दैट इज अगर एक्सेस में आपको अल्केन को दे दिया जाए तो उस वाले केस में मोनोहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। आपको एग्जाम में कभी ऐसे एग्जांपल्स के तौर पे पूछा जाता है कि
कौन सा ऐसा कंडीशन रखना चाहिए जिसके वजह से मोनोहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. सो दैट इज समथिंग. अल्केन का आप एक्सेस में रख दो. अगर आपने एक्सेस में हैलोजन को रखा है तो इस केस में मोस्ट हैलोजेनेटेड, मतलब जिस भी कंपाउंड में ज्यादा हैलोजन्स लगे रहेंगे वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका. अच्छा, एग्जाम में आपको एक और टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं गिवन कंपाउंड के, है ना. सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन ऑन दैट कि कैसे हम आइडेंटिफाई हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं गिवन कंपाउंड के, है ना. सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन ऑन दैट कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मोनो हैलोजेनेटेड प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है. सो वी हैव लर्न अबाउट क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन. फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल. अगर करना है तो उसे डार्क में करेंगे बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सप्लोजिव, है ना. अब बात कर लेते हैं आयोडीनेशन के लिए. अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग. थोड़ा सा डिफरेंट है. लाइक आयोडीनेशन की अगर बात करेंगे तो जब अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कराऊं, मीथेन का एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर दूं आयोडीन के साथ, सो आई विल गेट द प्रोडक्ट है CH3I बन जाएगा, प्लस मेरे को क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा, है ना. एक यहाँ से H, एक इसके साथ गया, HI बन गया. HI इज क्या बोलो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना. मतलब यहाँ पे ये क्या करता है, बहुत इजीली से, है ना, HI की जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी से हाइड्रोजन दे देगा. अब ये जो हाइड्रोजन मिलेगा वो क्या करेगा, वापस से अल्काइल आयोडाइड का आयोडीन रिप्लेस कर देगा और अपने को प्रोडक्ट वापस क्या मिल जाएगा, अल्केन मिल जाएगा, मीथेन मिल जाएगा, है ना. सो ये तो फ्रूटफुल नहीं हुआ. सो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को काउंटर अप कर लेते. विल टेक दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना. हमारे सिलेबस में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लाइक HNO3, HiO3, HgO को यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से जो HI होगा वो खुद, लाइक आप ऐसे समझ लो, HiO3 को मैंने सपोजिटली यूज किया और HI के प्रेजेंस में, सो यहाँ पे आयोडीन जो है वो खुद क्या हो जाएगा, बोलो, ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में. सो I माइनस आयोडाइड अगर ऑक्सीडाइज होता है तो कन्वर्ट हो जाएगा I2 के अंदर, प्लस यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा. ठीक है ना. अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है सो विल सी, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे 3 है, सो आई हैव रिटन 3 ओवर हियर. आयोडीन चलो बैलेंस है. हाइड्रोजन की बात करें तो 6 है, एक यहाँ आपको एक यहाँ से आ जा रहा है, यहाँ से फिर हम कितना ले लेंगे, बोलो, 5. आयोडीन की बात करें तो 6, 3 2 6. ठीक है ना. सो हम क्या करेंगे, आयोडीनेशन वाले रिएक्शंस को जब भी परफॉर्म करेंगे वी आर गोइंग टू यूज दी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. चलते हैं इन क्वेश्चन से. ये क्वेश्चन से आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपके पास मेथाइल साइक्लोहेक्सेन है, जब आप उसको मोनोब्रोमो ब्रोमिनेशन करवाओगे तो कितने डिफरेंट टाइप्स के आपको प्रोडक्ट्स बनेंगे. तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स में मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप ब्रोमीन लगाओ और डिफरेंट नेम मिलने चाहिए. जैसे कि एक कंपाउंड बन सकता है कि मैंने CH3 पे लगा दिया ब्रोमीन, दूसरा बन सकता है कि इस वाले पोजीशन पे लगाऊं, ये 3 डिग्री वाला बनेगा, वो मेजर रहेगा. अच्छा, उसके बाद ये वाले पोजीशन अगर मैं इसको X कंसिडर करूं तो इसका ये और ये पोजीशन तो दोनों सेम ही है. अच्छा, इसकी और इसकी बात करूं, ये Y भी तो दोनों सेम है, और ये नेक्स्ट वाला मेरे पास क्या है, बोलो, Z है ना. सो अब देखो प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं, मेरे को एक CH3 से बन सकता है, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, CH2 हुआ, ये रहा, Br यहाँ पे लग गया. दूसरा वाला जो बन सकता है दैट इज 3 डिग्री वाला, वो एक Br यहां लगेगा और ये CH3 वैसे का वैसे ही रहेगा. नेक्स्ट वाला जो रहेगा, इस केस वाले पोजीशन पे Br लगेगा, CH3 ऐसे ही रहेगा. नेक्स्ट and the last will have something this Br यहाँ और यहाँ CH3. ठीक है. so this is something 5 product will get कि जब आप मोनो ब्रोमिनेशन करवाओगे. इसमें से आपको मेजर पूछा जाएगा, तो ये मेजर जो रहेगा सबसे ज्यादा ये वाला रहेगा क्योंकि वो 3 डिग्री वाला है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से इसको A, B, इसको C और इसको D करके दिया हुआ है. क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि जब इसका ब्रोमिनेशन करवाओगे सो बताओ ब्रोमीन कौन से हाइड्रोजन को सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये A वाले को, B वाले को, C वाले को या D वाले को. तो बट ऑब्वियस आप इस वाले क्वेश्चन में क्या चेक करोगे, जस्ट आपको देखना है कि कौन सा 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन है वो पहले सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. सो दैट इज योर आंसर इज गोइंग टू बी HA वाला जो रहेगा वो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन. अच्छा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं जहां पे आपको ये सारे ABCDEF क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसमें से आपको ये पूछा हुआ है सिलेक्ट दोज इन विच द सेकेंडरी हलाइड इज द मेजर प्रोडक्ट. ऐसा वाला सिलेक्ट करो जिसमें सेकेंडरी जो हो वो मेजर हो. अच्छा, सेकेंडरी कब मेजर होगा, जब प्राइमरी होगा. टर्शरी होगा तब तो होगा ही नहीं. तो जिसमें टर्शरी हो वो आपका मेजर तो बनेगा ही नहीं. जैसे इस वाले की बात करें तो इसमें तो सेकेंडरी है सारे, तो यही वाला आपका मेजर बन जाएगा फर्स्ट.
अच्छा, इस वाले की बात करूं तो क्या मेरे को यहाँ पे 3 डिग्री वाला दिख रहा है रेडिकल बनेगा? तो 3 डिग्री वाला रेडिकल जहां बनेगा वो वाला मेरा सेकेंडरी वहां पे नहीं बन सकता मेजर, सो बी इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। ना इसकी मैं बात करूं तो इस वाले केस में मेरे पास टर्शरी नहीं है, और सबसे अच्छी बात है कि मेरे पास बेंजाइलिक वाला फ्री रेडिकल मिल रहा है। सो बेंजाइलिक एंड एलाइलिक फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल, सो ए के बाद मेरा आंसर जाएगा सी, भी जा सकता है सेकेंडरी वाला रेडिकल मेजर बनेगा। अच्छा, इस वाले केस में मेरे को सीधे सीधे दिख रहा है कि ठीक है सेकेंडरी यहाँ पे है, आप 3 डिग्री एज वेल है ना, तो डी मेरा आंसर नहीं होने वाला है। मूविंग विद ई, क्या यहाँ पे 3 डिग्री वाला कार्बन मेरे को दिख रहा है क्या? देखो 1 2 3 है ना, ये वाला कार्बन कैसे चला जाएगा बोलो? 3 डिग्री वाला चला जाएगा, तो यस ई भी आंसर नहीं हो सकता है। क्या यहाँ पे दिखता है? हाँ 3 डिग्री यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ से 1 डिग्री दिख रहा है, सो ये भी आंसर होगा। सो माई आंसर इज गोइंग टू बी ए सी एंड एफ। होप सो ये आपको क्लियर है। बढ़ते हैं नए टाइप ऑफ प्रिपरेशन से, दैट इज फ्रॉम अल्कीन एंड हैलोजन। ओके, इस रिएक्शन को आपने 11th स्टैंडर्ड में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी स्टडी किया हुआ है, दैट इज रूल के नाम से आप स्टडी करते हो, मार्कोनिकोव्स रूल के नाम पे। इवन आप एंटी मार्कोनिकोव या खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम पे भी आपने किया होगा, ठीक है। अच्छा, तभी अगर आपने ब्लाइंडली उसको लगाया है तो आप अभी जरा मैकेनिज्म को समझ के करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। चलते रिएक्शन की तरफ। तो क्या मैं ये बोल दूं, यहाँ पे मेरे पास ये अल्कीन वाला ग्रुप दिया हुआ है। जब आप डायरेक्टली मार्कोनिकोव्स लगाते थे तो ऐसा करते थे, ये आपके पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, अल्कीन जो है वो आपके पास अनसिमेट्रिकल वाला है ना। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के अक्रॉस देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है, बट यस वी हैव दी CH3 वाला ग्रुप, है ना। ये वाला अल्कीन की अगर बात करें, सो दिस इज समथिंग सिमेट्रिकल वाला अल्कीन है ये वाला अपने पास, है ना। और ये कैसा है अपने पास? अनसिमेट्रिकल वाला अल्कीन है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में तो मार्कोनिकोव्स रूल का कोई है ना जरूरत नहीं है, लेकिन कहाँ पे लगेगा बोलो? अनसिमेट्रिकल। तो इसलिए आपको स्टेटमेंट में भी चाहता है, दैट इज व्हेन वी हैव अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एंड इट इज रिएक्टिंग विद अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा ना, क्या मैं यहाँ लिख दूं ये डेल नेगेटिव रहता है और ये डेल पॉजिटिव रहता है, तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन को जाके लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है ना। मतलब Cl में यहाँ पे लगा दूंगी और H कहाँ लगा दूंगी बोलो? इस कार्बन को लगा दूंगी, ठीक है। तो आप अब जरा इस तरीके मैकेनिज्म के थ्रू भी आप इस चीज को समझ सकते हो। दैट इज सिंपली ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस वाले केस में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, फाइन। सो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड होगा वो उठ के जाएगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, जिससे इसका बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है कि मैं हाइड्रोजन इस वाले कार्बन CH वाले को दूं या फिर हाइड्रोजन CH2 वाले को दूं। दोनों केसेस देख लेते हैं। सपोजिटली मैंने हाइड्रोजन CH2 वाले को दे दिया तो मेरे को क्या बन जाएगा? CH3 है, CH है, और फिर ये क्या बन गया? CH3 बन गया, और प्लस मेरे को कहाँ मिल जाएगा बोलो? इस वाले कार्बन पे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मैं अब वो CH को दे दूं हाइड्रोजन, और इस CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा बोलो? प्लस, है ना। सो इस वाले रिएक्शन में आप ब्लाइंडली मार्कोनिकोव रूल लगाने के बजाय आप ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले आप चेक करोगे कार्बोकटायन बनाना। जब आपने कार्बोकटायन यहाँ पे बना लिया है, सो अब चेक करो इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है, 2 डिग्री वाला या 1 डिग्री वाला। यस, आपने जीओसी में कोई अच्छा कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो डेफिनेटली पढ़ा रहेगा कि 3 डिग्री वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। सो दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री, सो दिस इज लेस स्टेबल। सो यहाँ से अपना प्रोडक्ट जो बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर वाला जो रहेगा अपना क्या रहेगा बोलो? मेजर। सो दैट इज समथिंग मैंने यहाँ से हटा दिया और क्या लिख दिया बोलो? इस वाले पे अब न्यूक्लियोफाइल जो आएगा यहाँ पे लग जाएगा। सेम भी इस वाले केस में से यहाँ से ये हटा दिया प्लस, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज समथिंग माय मेजर प्रोडक्ट बन गया, और ये अब क्या बन जाएगा बोलो? माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, इवन आपको ये भी याद रखना है कि इस वाले रिएक्शन में कार्बोकटायन बन रहा है, और जिस भी रिएक्शन में अगर कार्बोकटायन बनता है, सो यू आर सपोज टू चेक इट्स रीअरेंजमेंट। आप उसके रीअरेंजमेंट को चेक करोगे फिर आगे बढ़ोगे। अच्छा, इस वाले केस में कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा ही है ना। आप किसी भी दोनों में से किसी एक कार्बन को हटाओ, है ना, एक को H दे दो, एक को Br दे दो, सो विल हैव द प्रोडक्ट। सपोजिटली मैंने यहाँ CH2 लिख दिया, यहाँ Br लिख दूं, और यहाँ CH3, है ना। दोनों के साथ सेम केसेस होगा, Br यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, कहां से भी लिखूं, 2 ब्रोमोब्यूटेन ही बनने वाला है एज अ प्रोडक्ट। अच्छा, चलते हैं इस वाले केस पे। यस, आपको हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में एटलीस्ट आपने इस चीज को सीखा होगा कि HBr अगर बिना पेरोक्साइड को के लोगे, सो आप यहाँ पे मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो कराओगे। लेकिन अगर आप HBr को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ले रहे हो तो आप एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करोगे, ठीक है ना। सो मार्कोनिकोव्स रूल क्या करता है बोलो? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट किसको लगाएगा? जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे CH है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे CH3। लेकिन अगर पेरोक्साइड आ गया तो क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे CH3
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, CH2CH2। ठीक है, सो दिस इज द मेजर इन दिस केस एंड दिस इज द मेजर इन दिस केस। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि जब भी आपके पास पेरोक्साइड दिखाई देता है, सो इट गोज थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। अब यहाँ पे ये जानना शुरू कर लेते हैं, आपको ये भी चीज हाइड्रोकार्बन से पता होगी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr ही दिखा सकता है, HCl और HI नहीं दिखा सकते, है ना। मतलब अगर आपके पास एरो पे HBr के साथ, सॉरी, HCl के साथ H2O2 लिखा रहेगा या HI के साथ H2O2 लिखा रहेगा, तब भी आप मार्कोनिकॉफ रूल ही अप्लाई करोगे। ऐसा क्यों? वाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, आपको ये पहली बात समझ में आ गई कि HBr जो जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ जो जा रहा है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है। अब आप इस वाले केस में देखेंगे HCl की अगर बात करें, सो पेरोक्साइड जब यूज करते हो तो होमोलिसिस जाता है ना, जहां से H और अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, बट पेरोक्साइड उतना सफिशियंट ही नहीं है कि H और Cl के बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके। मतलब बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा लग रही है, मतलब ये रिएक्शन कैसा चला जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन चला जाएगा। सो आपका रीजन क्या रहेगा बोलो, HCl के साथ इसलिए नहीं देता बिकॉज बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा ही होती है, इसीलिए वो इजिली ब्रेक नहीं कर पाता। लेकिन HI के साथ क्या, यस, अगर HBr को वो आसानी से ब्रेक कर देता है तो HI तो और आसानी से ब्रेक कर देगा। यस, HI को बहुत आसानी से ब्रेक कर देता है, बॉन्ड एंथैल्पी तो उसके लिए बहुत कम लगती है। बट उस केस में क्या होता है कि जब वो कार्बन से बॉन्ड के बनाने की बात करे, सो कार्बन इज बिलोंगिंग फ्रॉम द सेकंड पीरियड व्हाइल द आयोडीन इज बिलोंगिंग फ्रॉम द फिफ्थ पीरियड। सो आपने ये चीज पढ़ी होगी कि एटम्स अगर सिमिलर साइज के होते हैं तो उनकी ओवरलैपिंग बेटर होती है, ठीक है ना। तो कार्बन की साइज बहुत छोटी होगी, आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होगी, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। दैट वाज द रीजन आयोडीन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की बजाय वो दूसरे ही आयोडीन रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाता है और I2 बना लेता है ना। अब इस पॉइंट को नोट करके लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा है, यूजफुल रहेगा। कभी कभी ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजंस के अंदर कि क्यों HCl और HI नहीं। सो योर रीजन इज गोइंग टू बी बिकॉज इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। सो इट इज नॉट प्रिफर्ड वन व्हाइल विद HBr साइज प्रॉपर जा रही है, बॉन्ड एंथैल्पी ओके टाइप जा रही है, दैट इज प्रिफर्ड। सो नेक्स्ट मूविंग विद अल्कीन ही लेंगे, अल्कीन का हम रिएक्शन करवाएंगे हैलोजेंस के साथ, दिस वाज हाइड्रोजन हैलाइड्स, फाइन। नेक्स्ट वाले केस में हम यूज करेंगे Cl2 Br2 I2। ये ऑलरेडी आपने हाइड्रोकार्बन में ये वाले पार्ट किए हुए, इवन दिस वाज डन इन द हाइड्रोकार्बन। ओके, एडिशन ऑफ हैलोजन की अगर बात करें, ओके, दे आर द वेरी सिंपल वन, आपको कोई एक्सेप्शन एज सच याद नहीं करना, पर हाँ बहुत बार आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। इवन एग्जैक्टली सारे रिएक्शन आपने इसको किए हुए हैं 11th स्टैंडर्ड में, इवन 10th स्टैंडर्ड में भी ये रिएक्शंस थे, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के नाम पे आपने इस चीज को किया होगा, है ना, फाइन। अब यहाँ पे आप ये डिफरेंस वाली चीजें आप देख सकते हो, बहुत बेस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे सॉल्व हो सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एक अल्कीन दिया हुआ है, अगर आपको क्लोरीन दे रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो इस केस में रिएक्शन जो जाता है वो एडिशन रिएक्शन चला जाएगा। वाइल अगर आपको क्लोरीन देता है सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर हायर टेम्परेचर आपको दिया जाता है 500 डिग्री सेल्सियस 773 केल्विन अगर आपको दिया जाता है, तो उस केस में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है। इन दोनों केस में आप क्या देखेंगे, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू सी द एडिशन रिएक्शन, है ना। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे ये जो Cl का एडिशन होता है दैट इज एंटी एडिशन, आपको याद रखना है ना। यहाँ पे आपको कोई मैकेनिज्म कोई करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि जब आप क्लोरीन ऐड करोगे तो एंटी मैनर में क्लोरीन को ऐड करने वाले। सो नाउ लेट्स सी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना। अपने पास यहाँ पे CH3 है, देन मैंने यहाँ लिया CH, यहाँ पे अगर मैं एक Cl डालू तो दूसरे वाले कार्बन का Cl यहाँ लग जाएगा, है ना। सो इस वाले केस में जब आप CCl4 के प्रेजेंस में लोगे, इनर्ट एटमॉस्फेयर में लोगे, सो रिएक्शन अब प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा बोलो, डाई सब्सटीट्यूटेड या विसिनल डाइहलाइड वाला आपको ग्रुप मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हायर टेम्परेचर यूज कर रहे हो, सो अलाइलिक सब्सटीट्यूशन मतलब मैं क्या कर दूं, यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करना, अपने को ऐसे कैसे ही रख देना, Cl को हम यहाँ लगा देंगे। अच्छा, सेम प्रोडक्ट विल बी फॉर दिस एज वेल। आई थिंक ये क्लियर है। जस्ट आपको याद रखना है टेम्परेचर, ठीक है ना, और सॉल्वेंट को याद रखना है। अच्छा, बात इसकी कर लेते हैं ब्रोमीन वाटर में। अच्छा, जिस तरह से ये रिएक्शन इसका गया है, सेम वे ब्रोमिनेशन का भी जाएगा, कोई चेंज नहीं है। इस ब्रोमिनेशन के लिए अपने को ये चीज पता होनी चाहिए, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। सपोजिटली मुझे एक कंटेनर में दिया हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे टेस्ट ट्यूब में दिया हुआ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैं दोनों के अंदर ब्रोमीन वाटर को डाल दूंगी।
ठीक है। ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है दैट इज रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अब ये रेडिश ब्राउन वाले कलर को अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डालूंगी तो ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मालूम है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उससे रिएक्शन ही नहीं करता, सो इस वाले केस में होगा नो रिएक्शन, मीन्स हम लिखेंगे नो डीकलराइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होने वाला है ब्रोमीन का। अच्छा, अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड के बारे में, सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जो एक सिंगल पाई बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है, दैट वाज द रीजन ब्रोमीन के प्रेजेंस में वो बॉन्ड जो होगा इजीली क्लीव हो जाएगा। लेकिन सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो एक बॉन्ड ही बहुत वीक होता है, ब्रोमीन उसे तोड़ नहीं पाएगा। सो दैट वाज द रीजन। इस वाले केस की अगर मैं बात करूं तो इस वाले केस में यस रिएक्शन होगा, दैट मीन्स सिंपली आप ऐसा देख सकते हो कि एंटी पोजीशन में Br जो होंगे आपके लग जाएंगे। इस वाले केस में डीकलराइज हो जाएगा, मतलब ब्रोमीन का जो कलर है उससे हटकर कोई और कलर आ जाएगा, जनरली कलरलेस में चला जाता है। सो आई थिंक ये पार्ट आपके लिए क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये चीज आपको बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर करोगे तभी भी आपको ये रिएक्शन देखने को मिलने वाला। सो दिस इज डन विद हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, हमने कंप्लीट कर दिया। हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में से हमने फर्स्ट किया था अल्केन को यूज किया था, अल्केन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन देखा था। देन उसमें हमने अल्कीन के साथ स्टार्ट किया, सो अल्कीन में HCl, HBr, HI के साथ देखे, है ना, फिर Cl2, Br2 को देख लिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल के साथ, सारे रिएक्शन सब अल्कोहल से। सेकेंड मेथड की बात करें, सो अल्कोहल वी आर गोइंग टू यूज, अल्कोहल को हम यूज करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, HCl, HBr, HI के साथ। देन अगेन वी आर गोइंग टू यूज कि अल्कोहल को हम फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ यूज करेंगे, PCl3 होगा, PCl5 होगा, PBr3, PI3 के साथ। एंड देन वी आर गोइंग टू यूज द अल्कोहल को एक SOCl2 करके रिएजेंट है जिसे डार्जेंस प्रोसेस भी कहा जाता है, सो वी आर गोइंग टू यूज अल्कोहल, ये डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ यूज करेंगे। अच्छा, ये वाला फर्स्ट मेथड है जिसमें आपको मैकेनिज्म भी करने की जरूरत है। रीजन फॉर दैट इज यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कार्बोकटायन, और जब भी आप याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस भी रिएक्शन में अगर कार्बोकटायन फॉर्म होता है, सो यू आर सपोज टू चेक फॉर द रीअरेंजमेंट ऑफ इट। फाइन, सो स्टार्टिंग विद दी पहले रिएक्शन की बात कर लेते हैं, या रिएक्शन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपको क्या याद रखना है, उसकी बातें कर लेते हैं। देन विल मूव टुवर्ड्स दी मैकेनिज्म वाला पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले में से। अगर अल्कोहल है HX के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो, यहाँ पे तो हमने जनरली HCl को यूज किया हुआ है, तो रिएक्शन में आपके पास बस इतना होगा कि ये OH वाला पार्ट जो है और HX का H वाला जो पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, सो यू विल गेट द प्रोडक्ट एज RX करके आपको प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। सो आप जितने भी इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे HCl लिए, इसके बाद HBr, HI रहेंगे। रिएक्शन में सिर्फ आपको इतना करना है कि अल्कोहल वाले पार्ट में से OH निकालना है, और आपने जो भी हैलोजन है वहां पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। बट यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस को आपको याद रखने की जरूरत है। चलते ये वाले पार्ट पे। यहाँ पे 1 डिग्री वाला अल्कोहल है, ये 2 डिग्री वाला अल्कोहल है, और ये 3 डिग्री वाला अल्कोहल है। अच्छा, आपको ना जरा कैटलिस्ट पे गौर करना है कि यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ हीट लिखा हुआ है, और यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 लिखा हुआ है। अच्छा, हीट नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स ये रिएक्शन जो होने वाली है वो रूम टेम्परेचर पे होगी। अगेन यहाँ पे आपको एनहाइड्रस ZnCl2 भी लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप 3 डिग्री अल्कोहल को HCl के साथ अगर शेक कर दोगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, अल्काइल हलाइड, अल्काइल क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। फाइन, सो अब बात करते हैं रिएक्शन में, तो सिर्फ आप चेंज ऐसा ही करोगे, अल्कोहल वाले पार्ट से OH, यहाँ से H, अल्कोहल से OH, यहाँ से H, अल्कोहल से OH और यहाँ से H, है ना। सो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखेगा RCH2Cl बन जाएगा, प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड। यहाँ पे सेकेंडरी वाला अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे टर्शरी वाला अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है ना। साथ में सब में कॉमन बाय प्रोडक्ट्स निकलने वाले हैं, H2O, H2O, H2O एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। अच्छा, आपको इन जनरल इतना तो समझ जाएगा इस रिएक्शन को देखकर कि 3 डिग्री वाला जो अल्कोहल है वो ज्यादा रिएक्टिव है इस रिएक्शन में एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, इसलिए ज्यादा कोई कंडीशन आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, जल्दी हो जा रहा है रिएक्शन, है ना। सो विल टॉक ऑन दिस कि क्यों 3 डिग्री वाला अल्कोहल जो है वो जल्दी रिएक्शन कर रहा है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री वाले से। अच्छा, ये वाले रिएक्शन को इवन आप अल्कोहल वाले पार्ट में भी पढ़ोगे एज ए लुकास टेस्ट करके, लुकास रिएजेंट के नाम पे। सो लुकास रिएजेंट होता क्या है, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl का जो मिक्सचर होता है उसको आप लुकास रिएजेंट कहते हो।
सो अगर आप सपोजली ये वाले रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन में हमें ये देखने को मिलता है कि 3 डिग्री वाले अल्कोहल के साथ टर्बिडिटी जो होती है वो फॉर्म हो जाती है बहुत जल्दी, है ना। HCl और 3 डिग्री अल्कोहल को मिला रहे हो, इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, टर्बिडिटी इन द सेंस यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बनता है, अल्काइल हैलाइड वाटर में इनसोल्यूबल होता है, सो उसका अपीयरेंस आपको एक ऐसा क्लाउडीनेस दिखाई देता है, सो दैट इज वी कॉल इट एज कि टर्बिडिटी दिखाई दे रही है, इमीडिएटली टर्बिडिटी दिखाई दे रही है 3 डिग्री वाले केस में। जब आप 2 डिग्री की बात करते हो तो कुछ 5 मिनट बाद आपको टर्बिडिटी दिखाई देती है, मतलब रिएक्शन थोड़ा स्लो चल रहा है। और वाइल 1 डिग्री की आप बात करोगे तो 1 डिग्री रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन ही नहीं देगा, मतलब क्लाउडीनेस टर्बिडिटी फॉर्म ही नहीं होगी, वहां पे आपको हीट करने की जरूरत है। जब आप इसे हीट करोगे तो हीटिंग पे जाकर टर्बिडिटी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। सो आई थिंक ये चीज आपको याद रहेगी। लुकास रिएजेंट इज एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। टर्बिडिटी इमीडिएटली फॉर्म होती है किसके साथ बोलो, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ। 2 डिग्री वाले अल्कोहल के साथ थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट लगेगा, एंड 1 डिग्री वाले अल्कोहल को आपको हीट करना पड़ेगा तो ही पॉसिबल है कि फॉर्म होगा। अच्छा, नेक्स्ट बात कर देते हैं कि ये इस वाले केस में ZnCl2 की रिक्वायरमेंट क्यों है, हम क्यों यूज कर रहे हैं ZnCl2 यहाँ पे, या फिर हमें 3 डिग्री अल्कोहल में ZnCl2 की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है। उसका रीजन क्या है, मानो कि मैंने यहाँ पे 3 डिग्री वाला अल्कोहल ले लिया, सॉरी 1 डिग्री वाला अल्कोहल ले लिया। अच्छा, ये रिएक्शन में जा ही नहीं रहा ना, मतलब यहाँ से ये वाला OH वाला ग्रुप जो है वो निकल नहीं रहा। अच्छा, OH वाला ग्रुप निकल नहीं रहा तो यहाँ Cl यहाँ पे आ ही नहीं रहा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो नहीं रहा है। दैट वाज द रीजन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ZnCl2 को यूज करते हैं, जो एक्ट करता है लुईस की एसिड की तरह एक्ट करता है। मतलब ये कैसा है, इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे ये जो OH प्रेजेंट है उसके पास 2 लोन पेयर, अब ये लोन पेयर से क्या करेगा, इस ZnCl2 पे अटैक कर सकता है ना, ठीक है ना, अपने लोन पेयर्स को यहाँ पे दे सकता है। सो इस वाले केस में जब आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो ZnCl2 कोऑर्डिनेटली बॉन्ड करता है किसके साथ बोलो, OH वाले ग्रुप के साथ। जब ये इसके साथ बॉन्ड करेगा कोऑर्डिनेटली तो क्या मैं बोल दूं, अब इसके बॉन्ड जो होंगे वो पोलराइज हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। फाइन, तो ये ZnCl2 पोलराइजेशन का काम कर रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में, है ना। सो इजीली अब यहां से ये बॉन्ड निकलेगा, जिस वजह से अब यहाँ क्या बन जाएगा, RCH2 प्लस बन जाएगा ना। तो इस रिएक्शन में क्या बन गया, कार्बोकटायन बन गया ना। अब यहां से जब अगर सपोजली हम क्वेश्चन देखेंगे तब उसमें देख लेंगे कि अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है सो वी आर गोइंग टू डू रीअरेंजमेंट, अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है सो दैट्स ओके। यहाँ पे फिर Cl वाला जो ग्रुप रहेगा HCl से यहाँ पे Cl वाला ग्रुप लग जाएगा, है ना। फाइन, जिस तरह से हमें यहाँ पे HCl वाला ग्रुप लग गया है ना, अल्काइल क्लोराइड बन गया। अच्छा, 3 डिग्री में क्यों इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, 3 डिग्री में इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे 3 अल्काइल डोनर एटम्स है ना, और OH वाला जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है ना। सो क्या मैं बोल दूं, इसके डोनेटिंग पावर से और इसके विड्रॉइंग पावर से ऑलरेडी इनका बॉन्ड पोलराइज्ड ही है, और इवन यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकटायन बनने वाला है, विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल वन। दैट वाज द रीजन यहाँ से OH जो होगा वो जल्दी निकल जाएगा। ZnCl2 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि बॉन्ड को पोलराइज करने की जरूरत पड़े, बॉन्ड ऑलरेडी पोलराइज्ड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, हेंस 3 डिग्री वाले अल्कोहल के साथ जल्दी रिएक्शन चला जाता है। सो वी डू नॉट नीड ए कैटलिस्ट फॉर दी 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, मैं अगर नोट की बात करूं, आपको नोट में ये चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को आप लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रुप्स प्रोसेस। यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर इट्स नॉट फॉर द 3 डिग्री अल्कोहल, इट्स ओनली फॉर द 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। फाइन, अच्छा चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे, और आपको याद रखना है कि जब भी कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट आपको चेक करना है। स्टार्टिंग विथ मैकेनिज्म की बात करें तो आप ऑर्गेनिक में जब भी रिएक्शंस को देखोगे तो 2 टाइप्स के मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे, एक SN1 का मैकेनिज्म होगा, एक SN2 का मैकेनिज्म होगा। अच्छा, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, आप उस चीज को अलग से वीडियो में देखने वाले हो। इन दिस आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन लाइक व्हाट इज SN1 SN2, हम सिर्फ ये समझने वाले हैं कि अगर आपके पास 1 डिग्री वाला अल्कोहल है और आप रिएक्शन कर रहे हो HCl के साथ तो वो रिएक्शन में जाएगा SN2 के थ्रू, और अगर आपके पास 2 डिग्री या 3 डिग्री वाले अल्कोहल होते हैं जब आप HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो वह SN1 वाले मैकेनिज्म में जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में अपने पास क्या होगा, हमने यहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पे ले लिया हुआ है प्राइमरी वाला अल्कोहल और उसको ट्रीट किया हुआ है HCl के साथ, है ना। तो क्या मैं HCl को बोल दूं यहाँ पे H और Cl का बॉन्ड जो रहेगा वो पोलराइज रहेगा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो इट विल हैव डेल नेगेटिव, और हाइड्रोजन की बात करें सो इट विल हैव डेल पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा क्लोरीन की तरफ खिंची हुई रहेगी।
सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अच्छा, ऑक्सीजन की बात करें तो क्या मैं बोल दूं इसके पास ये दो लोन पेयर्स है, सो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, सो बट ऑब्वियस यहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, जिस वजह से ये लोन पेयर जो होगा H+ के पास जाएगा, और फाइनली यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड जो होंगे वो टूट जाएंगे, है ना। सो अपने को अब कैसा देखने को मिलने वाला है, दैट इज विल हैव R को क्या लगा हुआ है CH2, और यहाँ पे O, एक H था, एक और H आ गया, सो OH2 बन जाएगा। अच्छा, क्या अब मैं लिखने के लिए यहाँ पे लिख दूं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अब उसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ है, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, बोलो बेटा प्लस आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या एलिमिनेट होगा, Cl माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में अपने पास क्या होगा कि ये जो अपने पास RCH2OH2 वाला ग्रुप बना, उसको क्या अटैक करेगा, अभी Cl माइनस अटैक करेगा। अच्छा, ये जो Cl माइनस अटैक करेगा, क्या मैं लिख दूं यहाँ पे वो बैक साइड अटैक करेगा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म जा रहा है, और फ्रंट साइड में तो न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, सो बट ऑब्वियस जो अपकमिंग ग्रुप आएगा वो कहां से आएगा, न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो बैक साइड से आएगा। अच्छा, जब ये बैक साइड से आएगा, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में दैट इज पार्शियली Cl के साथ बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हुआ है, यहाँ पे ये कार्बन है, और पार्शियली बॉन्ड टूटना शुरू हुआ है किसके साथ, बोलो OH2, है ना। इसके पास ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर है, और यहाँ पे ये R प्रेजेंट है, फाइन, जिसके ऊपर यहाँ पे ये प्लस है। दिस इज आर ट्रांजिशन स्टेट। ओके, नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप जो है वो अब निकल जाएगा। सो नाउ विल हैव कि यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं कि RCH2, Cl यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या बन गया, बोलो H2। फाइन, इज इट क्लियर? सो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई है, दैट इज SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा अगर प्राइमरी वाला अल्कोहल है। नेक्स्ट वाले स्टेप में देख लेते हैं, अगर अपने पास सेकेंडरी वाला अगर अपने पास 2 डिग्री वाले या 3 डिग्री वाले अल्कोहल्स होते हैं, तो वो SN1 मैकेनिज्म में कैसे जाता है, और क्या कोई रीअरेंजमेंट है। ओके, SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं। सो वेरी फर्स्ट स्टेप, अच्छा जितने भी स्टेप्स है उसमें सिमिलर स्टेप्स है, बस वो स्टेप में SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप का लीव करना और न्यूक्लियोफाइल का एडअप होना साइमल्टेनियसली होगा, एट अ टाइम होगा, वो एक ही स्टेप में होगा। वेल इसमें बात करोगे फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन वाला सेम ही रहेगा, बट जो सेकेंड स्टेप में लिविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का आना, वो एट अ टाइम नहीं होगा, पहले लिविंग ग्रुप लीव करके जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, एंड इफ देयर एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग रीअरेंज, सो कार्बोकैटायन विल रीअरेंज एंड देन न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा उसके ऊपर, है ना। सो बात करते हैं यहाँ पे, सपोजिटली मैंने कोई 3 डिग्री वाला अल्कोहल ले लिया, सो इसमें फर्स्ट स्टेप में ये होगा, आपने HCl लिया हुआ है, इसके पास लोन पेयर है, बॉन्ड पोलराइज्ड है, डेल पॉजिटिव है, डेल नेगेटिव है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ RC, यहाँ पे R, यहाँ पे R, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, Cl माइनस यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप की बात करें, सो सेकेंड स्टेप में आपके पास हो जाएगा यहाँ पे ये जो RCROH2 प्लस ये बना हुआ है। अच्छा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट ऑब्वियस अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करेगा, इसीलिए क्या होगा, यहां से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन लेकर निकल जाएगा, सो विल हैव यहाँ पे H2O बन गया, और यहाँ पे क्या बनेगा, बोलो R, ऐसा ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होगा कि आपके पास जो 3 डिग्री में कार्बोकैटायन बना हुआ है उसको न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा, सो यू विल गेट दी 3 डिग्री वाला अल्काइल हलाइड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, फाइन। सो 3 डिग्री वाला मिल गया। अच्छा, अब रीअरेंजमेंट आपको कैसे करना, आपके सिलेबस में 2 रीअरेंजमेंट है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट और 1 to मिथाइल शिफ्ट। सो बात कर लेते हैं यहाँ पे, सपोजली मेरे पास ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या दिखाई देगा, CH3 which is going to be common for both of them, so let's write, इससे एक ही स्टेप बनाते, that is CH3 C CH3, ये यहाँ पे CH, और फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ तो ये ऐसा कुछ अपने को बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे दिखाई देगा, जब यहाँ पे वाटर एलिमिनेट होगा, सो वाटर एलिमिनेट होने पे मुझे अब कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है, CH3 यहाँ पे ये CH वाला ग्रुप है, वाटर एलिमिनेट हो चुका है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब न्यूक्लियोफाइल अगर लगने की बात करूं तो ऐसा हो सकता है
कि ये जो कार्बोकैटायन इस कार्बन के ऊपर जो प्लस है इसी के ऊपर आकर न्यूक्लियोफाइल लग जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्लस है वो यहां माइग्रेट कर जाए, मतलब ये जो CH3 होगा वो यहां माइग्रेट कर जाएगा। मतलब मैं इसे क्या करवा रही हूं, 1 2 क्या शिफ्ट हो रहा है, CH3 वाला ग्रुप शिफ्ट हो रहा है, सो दैट इज 1 2 मिथाइल शिफ्ट कहेंगे इसको। सो आई विल बी हैविंग समथिंग CH3C, यहाँ पे ये H, ओके सॉरी वी हैव द हाइड्रोजन एज वेल। सो हमेशा ऐसा देखा जाता है कि अगर आपके पास मिथाइल भी है और हाइड्रोजन भी है, सो इसमें से जो लाइट वाला ग्रुप होगा वही ट्रांसफर होगा। सो इस वाले केस में हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, सॉरी मिथाइल ट्रांसफर नहीं होगा। सो विल हैव 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। सो इस वाले केस में यहाँ से H जो है वो ट्रांसफर हो चुका हुआ है, CH3 यहीं पे रहेगा, मतलब अब इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, ये CH था, CH से कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, एंड देन विल हैव दिस CH3 वाला ग्रुप, है ना। तो ये अपना मिथाइल शिफ्ट नहीं हो रहा है, दिस इज हाइड्राइड शिफ्ट। दूसरे वाले केस में अगर नो शिफ्ट करते हैं, बिना शिफ्ट कराए अगर हम प्रोडक्ट लिखे यहाँ पे, सो विल गेट समथिंग CH3 C CH3, यहाँ पे ये H और ये CH और ये CH3, ठीक है ना। और तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दूं, प्लस इसके ऊपर है तो ये प्लस हटकर नेक्स्ट स्टेप में क्या लगता है, यहाँ Cl लगता है, सेम वे यहाँ से भी प्लस हटकर क्या लग जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा। तो देखो ये मेरे को कैसा वाला मिल रहा है, 3 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड मिल रहा है, और ये कैसा वाला मिल रहा है, 2 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड मिल रहा है ना। Cl जिसको अटैच्ड है वो 2 कार्बन को अटैच्ड है। सो जब आप हाइड्राइड शिफ्ट करवा रहे हो तो उस वाले केस में ऐसा हो रहा है कि आपको 3 डिग्री वाला मिल रहा है, और नहीं करा रहे हो तो 2 डिग्री वाला, एंड विल नो 3 डिग्री वाला इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल वन। सो होप सो आपको मैकेनिज्म के थ्रू ये वाली चीजें समझ में आई है। दैट्स इट, हमने फर्स्ट वाले रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है ना। हमने नए टर्म्स क्या पढ़े, एक लुकास रिएजेंट था। सो यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर लुकास रिएजेंट इज एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। ग्रुप्स प्रोसेस किसे कहते हैं, अगर आप 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को आप लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हो तो उस रिएक्शन को आपको आगे ग्रुप्स प्रोसेस। इवन आप ये भी याद रखना है कि 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 1 डिग्री वाला अल्कोहल। एंड अगर आप टर्बिडिटी की बात करें तो 3 डिग्री में इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्म हो जाएगा, 2 डिग्री में 5 मिनट्स के बाद होगा, 1 डिग्री में फॉर्म ही नहीं होगा, आपको हीट करना पड़ेगा, देन इट इज पॉसिबल कि टर्बिडिटी। अच्छा, ये टर्बिडिटी किस चीज के लिए, बिकॉज रिएक्शन करते समय अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है, एंड अल्काइल हैलाइड इज इनसोल्युबल इन वाटर, सो अल्काइल हैलाइड का प्रेजेंस होना है गिविंग इट दी टर्बिडिटी। सो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में HBr की तरफ। तो HBr की अगर आप बात करोगे, HBr जब यूज कर रहे हैं अल्काइल ब्रोमाइड को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसके 2 मेथड्स हैं कि आप 1 डिग्री वाला अल्कोहल ले लो और उसके साथ HBr को ट्रीट कर लो, या फिर सेकेंडरी ऐसा हो सकता है कि आपको मिक्सचर दिया हो KBr और H2SO4 का, है ना। अच्छा, जब KBr और H2SO4 रिएक्ट करेंगे, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ HBr। आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड है, H रिलीज करेगा, तो यहां से ये H और इसका Br मिलकर क्या बना लेंगे, HBr, प्लस अपने को बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा KHSO4 करके मिल जाएगा। फाइन। सो अगर हम कोई भी रिएजेंट को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके ही इंग्रेडिएंट को रिएक्शन चेंबर में डाल रहे, सो वी कॉल इट एज सच अ मेथड एज इन सीटू प्रिपरेशन, है ना। हमने डायरेक्टली HBr नहीं लिया, KBr और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया है, जो HBr को देगा, फिर अल्कोहल वाले पार्ट को वो रिप्लेस करेगा। सो यहाँ पे अगर रिएक्शन की बात करूं तो सिंपली जैसे आपने HCl के साथ यूज किया, सेम वे अल्कोहल वाले पार्ट में से आप OH रिलीज करोगे, एंड HBr वाले पार्ट में से H रिलीज करोगे, यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH3 CH2 Br, प्लस आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे, यहाँ जो HBr आपको है, यहाँ से इसका H और OH H2O निकल जाएगा, दैट मींस यू विल हैव द प्रोडक्ट एज CH3 CH2, यहाँ पे आपको Br बन जाएगा प्लस H2O, और ये जो बाय प्रोडक्ट निकला है वो एज इट इज निकलेगा KHSO4 करके। सो आई थिंक इजी सा मेथड है, बस आपको ये भी याद रखना है कि KBr और H2SO4 का मिक्सचर विल गिव यू HBr। अच्छा, यहाँ से एक और चीज आपको याद रखने के लिए क्या है कि अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ है ना, तो ही ये पॉसिबल है कि आपके पास प्राइमरी वाला ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएगा। बट अगर आप सेकेंडरी और टर्शरी वाले के साथ रिएक्शन करोगे, सो इट विल अंडरगो डीहाइड्रेशन रिएक्शन में वो चला जाएगा, और अपने को प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, अल्कीन, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, तो यहाँ से अल्फा वाले से OH निकाल देगा और बीटा वाले से H निकाल देगा। सो यहाँ से दूसरी पॉइंट आपको ये भी याद रखनी है कि इट इज ओनली प्रिफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, क्या बोलो, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए प्रेफरेबल नहीं। स्टार्टिंग विथ आयोडाइड वाले पार्ट से सेम चीज, यहाँ पे आपको HI डायरेक्टली यूज कर सकते हो, या फिर इन सीटू प्रिपरेशन कर सकते हो आप HI का,
बाय यूजिंग Ki या H3PO4। अल्कोहल वाले पार्ट से OH जाएगा, H यहाँ से H हाइड्रोजन वाला पार्ट जाएगा, यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH3, CH2 I बन जाएगा प्लस H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सेम थिंग हो गई, CH3 है, CH2 है, और यहाँ से जब वो रिएक्शन करेगा अगेन एसिड है तो H रिलीज करेगा और यहाँ से ये I मिलके HI बन जाएगा, प्लस विल गेट द बाय प्रोडक्ट एज KH2PO4। सो यू विल गेट द प्रोडक्ट एज, यहाँ पे I बन गया, अल्काइल आयोडाइड बन गया, प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा H और OH कंबाइन करके H2O प्लस के H2PO4। ओके, सो दिस इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड। बात करते हैं अगर हैलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी की अगर बात करोगे तो HI इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू HBr एज कंपेयर टू HCl। द रीजन फॉर दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी, है ना, जितनी एटम की साइज बड़ी होगी उतना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होगा लो होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, इसके बाद ये नेक्स्ट वाला पॉइंट जो आपको दिया हुआ है दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की अगर बात करें, सो हमने ये पहले डिस्कस कर दिया, 3 डिग्री अल्कोहल इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 1 डिग्री। द रीजन इज सिंपल कि अगर 3 डिग्री वाला अल्कोहल है तो उसके पास 3 अल्काइल डोनर एटम है, जिस वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की अगर आप बात करोगे तो इसकी पोलैरिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बहुत ज्यादा लगे हुए हैं और ये विड्रॉइंग वाला ग्रुप है, तो इसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी जो होगी वो कम होगी। सो दैट वाज द रीजन 3 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 1 डिग्री। सो दैट्स समथिंग, आप स्टेटमेंट उसको नोट डाउन कर सकते हो बाद में रिवाइज करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि सेम अल्कोहल यूज करेंगे, अल्कोहल को हम यूज करेंगे फॉस्फोरस क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड एंड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड एज वेल। ओके, अगर हम फॉस्फोरस हैलाइड्स की अगर बात करें, सो फॉस्फोरस हैलाइड में देखो फॉस्फोरस की वैलेंसी 2 होती है, +3 होती है और +5 होती है, ठीक है। तो जब क्लोरीन की बात होती है तो फॉस्फोरस 3 क्लोरीन भी होल्ड कर सकता है, इवन 5 क्लोरीन भी वो होल्ड कर सकता है। सो विल हैव द रिएक्शन ऑफ PCl3 के साथ भी देखेंगे, PCl5 के साथ भी देखेंगे, लेकिन जब PBr5 या PI5 की बात आती है तो ये फॉस्फोरस थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, उसकी साइज छोटी है इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन और आयोडीन, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर फॉस्फोरस कि वो अपने आसपास एकोमोडेट करे इतने ब्रोमीन एटम्स को या फिर आयोडीन एटम्स को, है ना। तो अगर बात करें ब्रोमीन PBr5 की अगर बात करें तो वो सॉलिड फेज में इस आयोनिक कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करता है एज अ PBr4+ और Br-, लेकिन अगर बात करें वेपर स्टेट में तो वेपर स्टेट में वो डिकम्पोज हो जाएगा एज PBr3 और Br2 के फॉर्म में, है ना। सो जनरली विल नॉट हैव द रिएक्शन ऑफ PBr5 एंड PI5 के साथ भी, इवन PI5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, रीजन है कि आयोडीन की साइज कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई, ओवरलैपिंग जो होगी फॉस्फोरस की और आयोडीन की वो पुअर ओवरलैपिंग होगी, दैट वाज द रीजन PI5 एग्जिस्ट ही नहीं करता। नाउ टॉकिंग अबाउट PCl3, PBr3 और PI3 के बारे में बात करते हैं, है ना। अच्छा, अब आप रिएक्शन में देखोगे तो सिंपली आप रिएक्शन में क्या कर रहे हो, यहाँ पे सारे कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, सो यहाँ पे और इवन फॉस्फोरस का बॉन्ड ब्रेक होगा क्लोरीन के साथ। सो फॉस्फोरस की यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, 3 है, सो यहाँ पे फॉस्फोरस की जो +3 वैलेंसी है उससे कौन सेटिस्फाई कर देगा, बोलो हाइड्रोक्साइड सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हम इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं H3PO3 करके, विच इज नेम्ड एज फॉस्फोरस एसिड, और यहाँ पे R जो होगा वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा किससे, बोलो Cl से सब्सटीट्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो यहाँ मैंने यहाँ 3 लगा दिया और यहाँ 3 लगा दिया, रिएक्शन इज बैलेंस्ड, है ना। तो फाइन, आपको याद क्या रखना है, जब आप PCl PX3 इनफैक्ट यूज कर रहे हो तो हर केस में बाय प्रोडक्ट आएगा फॉस्फोरस एसिड, है ना। नेक्स्ट इसकी बात करें, इवन PBr3 इज एन अनस्टेबल वन, सो दैट वाज द रीजन इनको क्या किया जाता है, इन C2 प्रिपरेशन किया जाता है, मतलब हम रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन का मिक्सचर ले लेंगे और रिएक्शन चेंबर में अल्कोहल में डाल देंगे, जहां पे PBr3 फॉर्म होगा और तुरंत ही रिएक्शन में जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एज अल्काइल ब्रोमाइड। सो विल हैव द Br अल्काइल ब्रोमाइड प्लस H3PO3 बन जाएगा। रिएक्शन बैलेंसिंग सेम, ब्रोमीन 3 चाहिए अपने को, यहाँ 3 लिख दिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप 3 चाहिए, यहाँ पे लिख दिया, सो दैट्स बैलेंस्ड। सेम थिंग इज विद दिस कि अगर आपको यहाँ पे PI3 चाहिए, सो रेड फॉस्फोरस विद आयोडीन ले लो, यू विल गेट दी RI प्लस H3PO3।
रिएक्शन बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, विद PCl5 के साथ हम ऐसे करते हैं कि अल्कोहल वाला जो पार्ट है उसको स्प्लिट कर देते, फिर PCl5 में से PCl3 यहां देते, एक ClH के साथ और एक Cl अल्काइल के साथ। सो इसको इस तरीके से ब्रेक करो तो फाइन। सो आपको देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, प्लस यहाँ पे POCl3 बन जाएगा, प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है ना, ये जो POCl3 बना है दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। रिएक्शन के बैलेंसिंग की बात करें सो रिएक्शन में आप देख लो 5 क्लोरीन यहाँ पे 5 क्लोरीन, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, नो नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन। फाइन, सो दिस इज डन विद द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द फॉस्फोरस हैलाइड, जहां पे आप PCl3 PBr3 और PI3 को यूज कर रहे हो। जब आप फॉस्फोरस का ट्राई वाला हैलाइड यूज करते हो सो यू आर गेटिंग अ बाय प्रोडक्ट एज अ फॉस्फोरस एसिड, एंड व्हेन यू आर यूजिंग की फॉस्फोरस का पेंटा वाला, उसमें से आप सिर्फ Cl5 को रिएक्शन में करने वाले हो, तो उस वाले केस में आपको बाय प्रोडक्ट बनने वाला है POCl3 दैट इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl विल बी रिलीज्ड। नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट मेथड दैट इज थायोनील क्लोराइड के साथ स्टार्ट करते हैं। So thionyl chloride की बात करें, thionyl chloride reaction is also called as a Darzen process and it is also considered to be one of the best method for preparation of alkyl chloride. Reason for that is इस reaction में जो भी by products produce होंगे that will be eliminated in the form of gas. So हमें reaction chamber में सिर्फ हमारा main product रहेगा, that was the reason it is considered to be the one of the best method. आप reaction को समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि मेरे पास ये जो अल्कोहल वाला ग्रुप है उसको हम स्प्लिट कर देते इस फॉर्म में, और SOCl2 वाला जो ग्रुप है उसको हम स्प्लिट कर देते एज ऑक्सीजन को SO दे देते, एक ClH को यहाँ से ब्रेक और एक Cl यहाँ पे है ना। सो विल गेट द प्रोडक्ट एज समथिंग RCl करके बनेगा, प्लस SO2 बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा बोलो HCl बन जाएगा। सो SO2 और HCl जो है वो गैस के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे। सो दैट वाज द रीजन दिस इज द बेस्ट मेथड। अच्छा, यहाँ से मेन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखने की जरूरत है, जैसे अभी तो हम यहाँ पे जनरली रिएक्शंस ही देख रहे हैं, एसिड्स को मैकेनिज्म नहीं कर रहे। इसके बाद वाले पार्ट में आपको मैकेनिज्म्स करने होंगे, दैट इज SN1 SN2 E1 E2 SNI करके रिएक्शंस आएंगे। सो आपको देखना होगा कि रिएजेंट के बेसिस पे, रिएक्टेंट के बेसिस पे कि कौन सा मैकेनिज्म यहाँ लग रहा है ना। तो वो पूरी डिटेल तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि अगर सपोजिटली आपको डार्जन रिएक्शन देता है, SOCl2 देता है, बट उसके साथ आपको एरो पे कोई बेस नहीं, पिरिडीन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ SOCl2 एज ए रिएक्टेंट दिया हुआ है, तो उस केस में आप SNI वाले मैकेनिज्म को फॉलो करोगे। अच्छा, SNI वाला मैकेनिज्म जो होता है वहां पे कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है, रिटेंशन जाता है, दैट इज जहां से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है वहीं पे दूसरा वाला अपकमिंग ग्रुप आएगा। लेकिन अगर हम बात करें विद पिरिडीन या बेस की बात करें, पिरिडीन हम बेस को अगर यूज कर रहे हैं तो उस केसेस में वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और आप SN2 वाले मैकेनिज्म में ये स्टडी करोगे, अगर रिएक्शन SN2 पाथवे फॉलो करता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो इन्वर्जन आता है, मतलब जहां से लिविंग ग्रुप लीव किया है उसके दूसरे साइड पे आपका अपकमिंग वाला ग्रुप आएगा। फाइन, सो अब यहाँ पे अगर बात कर रहे थे इस वाले केस में, देखो इसमें भी बेस दिया हुआ, इसमें भी बेस दिया हुआ, इसमें बेस नहीं दिया हुआ। फाइन, दैट मीन्स इस वाले केस में आप क्या करने वाले हो, SN2 मैकेनिज्म करोगे, इस वाले केस में भी आप SN2 मैकेनिज्म करोगे, और इस वाले में आप SNI वाले मैकेनिज्म को फॉलो करोगे। SN2 है मतलब यहाँ पे आप इन्वर्जन लगाने वाले हो, सेम वे यहाँ पे भी आप क्या करने वाले हो, इन्वर्जन लगाने वाले हो, और इधर क्या करोगे, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे। मतलब अब मैं प्रोडक्ट की बात करूं, इन्वर्जन बोला मतलब OH लिविंग ग्रुप मेरा यहाँ पे से क्या है, OH है, OH जब यहाँ से लीव कर रहा है तो इसके दूसरे साइड से क्या आ जाने वाला है, क्लोरीन वाला ग्रुप आएगा, है ना। सो दैट इज समथिंग, मेरे पास ये CH3 और D में कोई फर्क नहीं होगा, बट अब यहाँ पे क्या होगा, H इधर आ जाएगा और Cl वाला ग्रुप जो होगा वो इधर होगा। नेक्स्ट में भी बात करें, सेम प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर वाले की तरह ही बनने वाला है, आपका H इधर होगा, Cl इधर होगा, यहाँ CH3 आ जाएगा और यहाँ D। बट जब आप SNI मैकेनिज्म को फॉलो करते हो तो उस केस में यहाँ पे अपने पास CH3 है, यहाँ D है, और अब इस वाले केस में क्या होगा, जहां से लिविंग ग्रुप लीव किया है वहीं पे नया वाला ग्रुप आएगा, और यहाँ पे आपका क्या लगेगा बोलो, H। सेम थिंग, आपको जस्ट सिर्फ SOCl2 दिया हुआ है, कोई पिरिडीन नहीं, कोई बेस नहीं, तो उस केस में आप क्या कर देंगे, उस केस में आपको प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज CH3 लग जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलने वाला है, CH2 CH3 वाला ग्रुप है।
फाइन, आई थिंक दिस इज क्लियर। सो हमने कंप्लीट कर दिया है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स को बाय यूजिंग अल्कोहल, है ना। सो अल्कोहल को यूज करके हमारे पास तीन मेथड्स थे। वेरी फर्स्ट वाज कि हम हैलोजन एसिड्स को ले रहे HCl, HBr, HI के साथ। HCl वाले के साथ आपको याद रखना है ग्रूव्स प्रोसेस है, इनफैक्ट वहां पे लुकास टेस्ट भी है। HBr और HI के साथ आपको इन सीटू वाले रिएजेंट्स को याद रखने की जरूरत है। सेकेंड वाला मेथड जो था दैट वाज PCl3 एंड PBr3, PI3 एंड PCl5 के साथ हमने यूज किया था। आपको याद रखना है कि जब PCl5 यूज कर रहे हो तो POCl3 प्लस HCl एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है, और जब आप PCl3 को यूज करते हो तो उस केस में H3PO3, PCl3 इनफैक्ट आप कोई भी फॉस्फोरस का ट्राई हैलाइड ले लो, बाय प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी कॉमन, दैट इज H3PO3 इज गोइंग टू बी द बाय प्रोडक्ट। एंड द लास्ट वन इज द डार्जन प्रोसेस थायोनिल क्लोराइड के साथ, दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल क्लोराइड। याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर बेस दिया है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, दैट इज इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो SNI होगा, जहां पे रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन होगा, मतलब लिविंग ग्रुप जहां से लीव किया हुआ है अपकमिंग ग्रुप भी वहीं पे आएगा। So now starting with the name reaction, that is Finkelstein and Schwarz reaction, that is halogen exchange reaction से start करते हैं। So the third method is from halogen exchange. So we have two reaction, one is Schwarz reaction and another is the Finkelstein reaction. आप पूरे रिएक्शंस में देखोगे कि अल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए जब वी जस्ट हैव द टू मेथड, दिस इज फॉर अल्काइल फ्लोराइड एंड देन दूसरा वाला जो होगा फ्लोराइड में वो एरोमेटिक फ्लोराइड वाला होगा, ठीक है ना। एंड दैट इज आल्सो द वन ऑफ द नेम रिएक्शन, दैट इज वाल्स-कीमन रिएक्शन। एंड द आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए नेम रिएक्शन जो है दैट इज अ फिंकलस्टीन नेम रिएक्शन। फाइन, अच्छा याद क्या रखना है आपको स्वार्ट्स रिएक्शन में? स्वार्ट्स रिएक्शन में आप याद रखोगे कि जब भी आपको यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड के साथ मेटालिक सॉल्ट दे दिया, फ्लोराइड का मेटालिक सॉल्ट दे दिया जाएगा, सो आप सिंपल से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दोगे, दैट इज ये आपको फ्लोरीन दे देगा, दैट इज समथिंग CH3 CH2, आपको यहाँ पे F मिल जाएगा, प्लस डिस्प्लेस हो जाएगा Cl जो है, F जो है Cl से, ठीक है ना। द रिएक्शन इज वेरी सिंपल, आपको रिएक्शन में याद सिर्फ इतना रखना है, स्वार्ट्स रिएक्शन इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड एंड आपके पास अल्काइल कौन से वाले होंगे, यहाँ पे क्लोराइड हो सकता है या तो ब्रोमाइड हो सकता है, और दूसरा आपके पास फ्लोराइड के सॉल्ट दिए रहेंगे ना, डी ब्लॉक के जनरली यहाँ पे फ्लोराइड वाले सॉल्ट्स आपको दिए रहेंगे, तो सिंपली आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराने वाले, और रिएक्शन में कुछ नहीं है, मैकेनिज्म जैसी भी कोई चीज नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस नहीं है, वेरी सिंपल, जस्ट डिस्प्लेसमेंट, है ना। इवन ओवर हियर आपके पास CH3 है, F है, आपने यहाँ से AgBr आपने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ठीक है, वेरी सिंपल रिएक्शन। अच्छा ये ओके, ये पॉइंट में आपको क्या दिया हुआ है, सपोजिटली आपके पास ऐसा वाला कोई अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड दिया हुआ है जिसके अंदर एक से ज्यादा क्लोरीन या ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है, सो आप क्या करेंगे, ऐसे वाले किसी सॉल्ट को यूज करेंगे जिसके अंदर एक से ज्यादा फ्लोराइड प्रेजेंट हो। फाइन, सो यहाँ पे आप Cl रिप्लेस कर दोगे, दोनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे F से, सो यू विल हैव द प्रोडक्ट एज CH3C, यहाँ पे आपका F बन जाएगा, यहाँ पे भी आपका F, यहाँ पे CH3 प्लस यहाँ पे Sb क्या आ जाएगा, Cl3 आ जाएगा, ठीक है ना। रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात करें तो Cl का नंबर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सो आई विल बी राइटिंग 3 ओवर हियर और 2 ओवर हियर, क्लोरीन बैलेंस हो जाए, 3 2 6, 3 2 6, Sb को बैलेंस करने के लिए 2, फ्लोरीन का भी 6 हो गया, फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ लिख देंगे 3, है ना, 3 2 6, सो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। So moving next with the Finkelstein reaction. Finkelstein reaction is, आप याद रखने में ऐसे भी याद रख सकते हो, दो हेलोजन एक्सचेंज के हैं, एक स्वार्ट से एक फिंकलस्टीन है, सो आप F से F नहीं बनेगा, है ना, फिंकलस्टीन से फ्लोराइड नहीं बनेगा, मतलब फिंकलस्टीन से दूसरा वाला कंपाउंड क्या बन रहा है, आयोडाइड वाला बन रहा है। अच्छा रिएक्शन यहाँ पे भी सिंपल डिस्प्लेसमेंट है कि यहाँ से NaX है ना निकल जाएगा और आयोडीन यहाँ पे आ जाएगा, सो विल गेट द प्रोडक्ट एज अल्काइल आयोडाइड प्लस NaX बन जाएगा। अच्छा X आपका क्या हो सकता है, इन जनरल आपको बुक्स में क्लोराइड या ब्रोमाइड दिया रहता है, लेकिन कभी कभी आप देखोगे ऐसे गुड लिविंग ग्रुप्स भी दे सकते हैं, टोसाइलेट ब्रोसाइलेट, है ना, ऐसे कंपाउंड्स को भी दिया जा सकता है, तो आप वहां से इन लिविंग ग्रुप्स को निकाल दो, सोडियम आयोडाइड से आप क्या रिप्लेस कर दोगे, आयोडीन यहाँ पे डाल दोगे। अच्छा बात करते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट, ये जो यूज किया हुआ है दैट इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज किया हुआ है। व्हाट इज द रोल ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट? पहली बात आपको इन जनरल तो एसीटोन ही देखने को मिलता है, एरो पे एसीटोन ही लिखा रहेगा, बट DMSO या DMF वाले कंपाउंड्स भी चलेंगे इसके अंदर। अच्छा इस रिएक्शन को जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास जो ये बाय प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट कैन बी NaCl और एज बाय प्रोडक्ट कैन बी NaBr, है ना, दो में से कोई एक हो सकता है।
अच्छा, अगर इन जनरल बात करें एसीटोन के अंदर, तो NaCl और NaBr सोल्यूबल नहीं होते, है ना, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। वाइल अगर अल्काइल आयोडाइड की अगर बात करोगे तो वो इसके अंदर सोल्यूबल होता है, तो हमारा जो मिक्सचर है वो इजिली सेपरेट आउट हो जाएगा, और NaCl वाला कंपाउंड जो है, NaBr वाला जो कंपाउंड है वो इजिली एलिमिनेट हो जाएगा। इवन Cl एंड Br आर द गुड न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, उनके साथ डिसॉल्व ही नहीं हो रहे, दैट मीन्स हमारा रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। जिसकी वजह से रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज्यादा हमें अल्काइल आयोडाइड ही बनेगा, है ना। रिएक्शन का एक्चुअल प्रॉब्लम ये भी था कि हम यहाँ पे अगर नॉर्मली रिएक्शन रिप्लेस कराते तो HI एज ए बाई प्रोडक्ट बनता, ठीक है ना। HI अगर बाय प्रोडक्ट बनता है विच इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो बैक हमें क्या मिल जाएगा, अल्काइल आयोडाइड से अल्केन बन जाएगा, है ना, जो हमने स्टार्टिंग में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन वाले रिएक्शन में भी देखा था। सो वी यूज्ड ओवर देयर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI को रिएक्शन करने के लिए। सो सेम चीज यहाँ पे डिस्प्लेस करने के लिए हमने सॉल्वेंट यूज किया हुआ है, दैट इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया है, जिसकी वजह से NaCl और NaBr जो होगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अच्छा, इवन आपको ये याद रखना है कि ये रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। रीजन आप समझ सकते हो कि जब आप SN2 पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जब यूज किया जाता है तो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। दैट मीन्स SN2 रिएक्शन जो है वो इन्वर्जन देगा, वेल्डन इन्वर्जन देगा। सो मेरे पास यहाँ पे Br है, इस Br को अगर मैं हटाऊं, इन्वर्टेड अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, CH3 लिखूंगी, इन्वर्जन दिखाना ना मुझे। सो यहाँ CH3 आ जाएगा और आयोडीन यहाँ आ जाएगा, और ये D ऐसे, और यहाँ पे ये H। अच्छा, आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, इसके वजह हम ये भी लिख सकते हैं कि सपोजली Br यहाँ पे, तो हम I यहीं लिखते हैं और CH3 यहाँ पे, और H और D का भी रिप्लेसमेंट आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही देगा। जैसे कि अगर मैं सपोजली यहाँ D लिख दूं और यहाँ H लिख दूं, ठीक है ना, सो बोथ आर दी इन्वर्जन। आप इसका RNS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये अपने पास कायरल सेंटर हो गया, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी Br को मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी विल बी फॉर CH3, एंड द थर्ड प्रायोरिटी विल बी फॉर D, एंड द फोर्थ प्रायोरिटी विल बी फॉर हाइड्रोजन। सो हम जब रोटेट करेंगे तो 1 2 3, है ना, इसका रोटेशन कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, बट लो प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल पे है, दैट मीन्स एंटी जा रहा था तो S है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, R। वाइल इसकी बात करें तो इस वाले केस में ये फर्स्ट प्रायोरिटी आप आयोडीन को यहाँ दे रहे हैं, ये सेकंड चला जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब आप जब मूव कर रहे हो तो कैसा मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। अगेन लो प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, क्लॉकवाइज था, R है, तो ये क्या बन गया अभी, S। वेल इस वाले की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आयोडीन यहाँ पे क्या अपने पास फर्स्ट पे आ गया, ये अपने पास सेकंड पे आ गया, ये अपने पास थर्ड, और ये रहा फोर्थ। तो आप जब मूव कर रहे हो, अगेन ये कैसा मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, बट लो प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दोगे, सो एस, है ना। अगर हमें वापस से आर आ जाता तो हम इसे इन्वर्टेड प्रोडक्ट नहीं कहते हैं ना, वी आर गेटिंग द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट इज द इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं बाय सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हंस-डिकर रिएक्शंस करके जिसे बोलते हैं। सो दिस इज द लास्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड, बट उसमें से भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, लाइक फ्लोराइड हम किसी में भी नहीं बना पा रहे थे, दैट वाज ओनली द स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस वाले केस में हमने यहाँ पे फर्स्ट ब्रोमीन लिया हुआ है, ब्रोमीन की जगह हम क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं, बट क्लोरीन के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसका यील्ड बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे आपके पास सिल्वर सॉल्ट दिया हुआ है, ऐसे कार्बोक्सिलिक का सिल्वर सॉल्ट दिया हुआ है, Br से आप ट्रीट कर रहे हो CCl4 के प्रेजेंस में। सो यहाँ पे CCl4 के प्रेजेंस में कार्बोनिल जो ग्रुप है दैट विल बी एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यू विल बी हैविंग CH3, ये Br जो है उसमें से जाएगा CH3 Br बन जाएगा, प्लस Ag जो है वो एक और Br के साथ जाएगा, सो दैट इज AgBr बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दिस रिएक्शन अंडरगो लाइक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, दैट वाज द रीजन अगर क्लोरीन या फ्लोरीन को आप लेते हो तो वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में ज्यादा समय तक रह नहीं पाते, वो Cl2 में या F2 में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, वेल ब्रोमीन जो रहता है वो उस फॉर्म में ज्यादा देर एग्जिस्ट करता है, दैट वाज द रीजन ब्रोमीन अल्काइल ब्रोमाइड जो होता है बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन से बहुत अच्छा मिलता है। वाइल अगर आप ईल्ड की बात करेंगे सो ईल्ड इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले, है ना, मतलब 1 डिग्री ज्यादा अच्छा देता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट ये यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर सपोजिटली आपके पास यहाँ पे आप
सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड को यूज कर रहे हो आयोडीन के साथ, सो आयोडीन के साथ जब आप यूज करते हो तो यू कैन नॉट गेट दी अल्काइल आयोडाइड, हमें यहाँ पे मिलेगा एस्टर। मतलब यहाँ पे एक जो कंपाउंड है उसके दूसरे वाला कंपाउंड जो होगा सेम मॉलिक्यूल, यहाँ से इसका CH3COO वाला ग्रुप इस एक CH3 से कंबाइन हो जाएगा, सो विल गेट द प्रोडक्ट एज CH3COO CH3 प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा एक AgI प्लस यहाँ पे क्या निकल जाएगा और बोलो CO2 वाला ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। रिएक्शन नीड टू बी बैलेंस्ड। सो आपको ये याद रखना है कि हंस-डिकर रिएक्शन बेस्ट जाता है सिर्फ ब्रोमिनेशन के लिए। आयोडीनेशन की अगर आप बात करोगे, आयोडीन वहां पे यूज कर रहे हो तो उस केस में एस्टर एज द प्रोडक्ट बन जाता है ना, ओवर हियर वी आर गेटिंग एस्टर एज द प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन को कहते हैं वीडमन-सिमोनिन रिएक्शन। फाइन। सो अब यहाँ से एक और चीज देखो आपको क्या याद रखनी है, सपोजिटली एज आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड बेटर देता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री 3 डिग्री, दैट मीन्स ये वाला जो रिएक्शन है वो प्रिफर करता है लेस स्टेरिक क्राउडिंग, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए इसके अंदर। सो दैट वाज द रीजन यहाँ पे बोलता है कि जो अल्काइल ग्रुप हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप इसकी बात कर लो, यहाँ पे मेरे पास क्या मैं बोल दूं ये वाला स्टेरिकली हिंडर्ड है ना, ये इसका अल्काइल ग्रुप टर्शरी वाला ग्रुप दिया हुआ है। सो जब आप इसको ब्रोमिनेशन में CCl4 के प्रेजेंस में आप लेकर जाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सो एलिमिनेट होने के बाद क्या आपके पास ऐसा कुछ फ्री रेडिकल बन जाएगा, है ना, ये ग्रुप यहाँ से चला गया, इस कार्बन के ऊपर क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। अब इस केस में किसी एक कार्बन से, या तो इस कार्बन से या इस कार्बन से, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, बोलो अल्कीन बन जाएगा एज द प्रोडक्ट, है ना। सो यू आर सपोज टू रिमेंबर कि बोरोडिन हंस-डिकर रिएक्शन पुअर यील्ड देगा अगर स्टेरिक क्राउडिंग है ना, ज्यादा बल्कि ग्रुप अटैच्ड है तो। इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोलता है कि द लीस्ट अमाउंट ऑफ बोराडीन डेरिवेटिव विल फॉर्म इन विच केस, है ना, आपके पास ये 3 सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स दिए गए हैं, ब्रोमीन के साथ आपको रिएक्शन करना है। सो आप अगर फर्स्ट वाले केस की बात करो, ये जहां पे भी आपको ये कार्बोनिल वाला ग्रुप दिख रहा है वो CO2 बन के निकल जाएगा, AgBr के साथ चला जाएगा, अपने पास यहाँ पे मिल जाएगा फ्री रेडिकल साइक्लोहेक्सेन वाले ग्रुप पे। सो यहाँ पे ब्रोमीन आकर लग जाएगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है क्या, वो 3 डिग्री वाला है, बल्कि है, क्राउडिंग है। सो उस वाले केस में आप क्या बना दोगे, अल्कीन बना दोगे। तो सेम वे आप यहाँ से CO2 को निकाल दोगे, मतलब आपके पास अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी, दोनों सेम ही टाइप के अल्कीन्स बनेंगे। इस वाली पॉसिबिलिटी में आप जाओगे तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा। सो यहाँ पे लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन नहीं बनाना है आपको, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड वाले पे बनाना है। तो आप यहाँ डाल दो या फिर यहाँ डाल दो, बात तो एक ही है, राइट। तो इस वाले पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और फिर यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट वाले की बात करें, अगेन यहाँ से ऐसा होगा कि CO2 निकलेगा, यहाँ पे अपने पास बेंजाइलिक वाला रेडिकल बनेगा। बेंजाइलिक वाला रेडिकल जो बनेगा तो क्या बना देगा, यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे बेंजाइल वाला ब्रोमाइड बन जाएगा। नेक्स्ट वाले केस की बात करते हैं। इस वाले केस में आपको दिखाई दे रहा है 2 जगह पे आपको फ्री रेडिकल्स बनेंगे, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। आप इसको वर्ड्स जैसे रिएक्शन से भी कंपेयर कर सकते हो। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, अभी ब्रोमीन लगने की बजाय आपके पास कुछ ऐसा बना हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये रेडिकल ये यहाँ पे और ये रेडिकल ऐसा कुछ। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ से ये डबल बॉन्ड क्लीव होगा, ये फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, जिस वजह से ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल कपल होकर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड, है ना, यहाँ बना लेगा। सो यू विल गेट द प्रोडक्ट समथिंग लाइक ये कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, यहाँ बेंजीन आपको प्रोडक्ट बन जाएगा। सो आप समझ सकते हो कि सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में आपको बोराडीन वाले प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, ब्रोमीन वहां सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, यू विल बी गेटिंग अल्कीन ओवर देयर। अब बात करते हैं ओवरऑल समरी की, बात कर लेते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर HDA की बात करें तो कौन से मेथड से हम हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन को बना सकते हैं। सो फाइनली वी आर ऑन दिस समरी वाला पार्ट, है ना, सारे रिएक्शंस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। हमने फर्स्ट स्टार्ट की थी हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन थे, अल्केन था, अल्कीन थी। उसके बाद क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन करा। आपको इसमें से पॉइंट्स क्या क्या याद रखने की जरूरत है, जैसे क्लोरीनेशन, ये सनलाइट के प्रेजेंस में हमने किया था। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में आपको ये याद रखने की जरूरत है कि क्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव था, है ना, दिस वाज रिएक्टिव व्हाइल दिस वाज
सिलेक्टिव, है ना। हमने अगर रेट ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, सो 1 डिग्री का अगर हम 1 मान के चलते हैं तो उसके कंपैरिजन में 2 डिग्री वाला जो था वो 3.8 था और 3 डिग्री वाला जो था वो 5 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव था एज कंपेयर टू 1 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करें ब्रोमिनेशन की, सो उसका अगर मैंने 1 डिग्री का 1 मान लिया तो उसकी रिएक्टिविटी अगर मैं कंपेयर करूं 2 डिग्री वाले से, दैट इज गोइंग टू बी 82 टाइम्स मोर। एंड अगर उसकी कंपेयर करूं किससे बोलो 3 डिग्री वाले के साथ, सो दैट इज 1600 टाइम्स। सो ब्रोमीन इज वेरी सिलेक्टिव। ब्रोमिनेशन आपको जब भी मिलेगा आप हमेशा क्या करेंगे, 3 डिग्री वाले रेडिकल का ही प्रोडक्ट बनाएंगे। बट इफ यू आर गेटिंग क्लोरीनेशन, यू आर सपोज टू चेक कि कितने डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन हैं, देन यू आर सपोज टू सी कि किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। फाइन। क्लोरीनेशन में आप डायरेक्टली ऐसे नहीं करोगे कि 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव तो हम 3 डिग्री लगा देंगे। नो, इट इज रिएक्टिव व्हाइल दिस इज सिलेक्टिव। ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा कौन सा नंबर वाला है ना। 1 डिग्री वाला अगर बहुत ज्यादा टाइम है, सो दैट वाज द रीजन अपने को क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स जो होगा 1 डिग्री का ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट, आयोडीनेशन के लिए हमने ये पढ़ा था कि HI प्रोड्यूस होता है जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सो रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। HNO3, HiO3, HgO ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कैरिड आउट करेंगे, जो काउंटर अप कर लेगा किसको बोलो, HI को कन्वर्ट कर देगा I2 में। सो अपना रिएक्शन कैसा जाएगा बोलो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट, अल्कीन की अगर बात करें, सो अल्कीन में हमने देखा था HX, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड, हैलोजन हैलाइड्स। हमने यहाँ पे दो रूल्स को समझा, एक मार्कोनिकोस रूल था और एक एंटी मार्कोनिकोस रूल था। एंटी मार्कोनिकोस विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर दी HBr, ठीक है ना, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। एंड देन हमने बात की हैलोजन X2 की। अगर मैंने बात की तो आपको ये याद रखना है, जब आप X2 यूज कर रहे हो एंड इट इज समथिंग CCl4 के प्रेजेंस में दिया हुआ है, X2 अगर CCl4 के प्रेजेंस में मिलता है, सो आपको मिलेगा एंटी एडिशन रिएक्शन। एंटी एडिशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि X2 आपको हायर टेम्परेचर सनलाइट के प्रेजेंस में ऐसा कुछ दिया जाता है, सो इस वाले केस में आप करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, दैट इज समथिंग HX के साथ। यहाँ पे अगर हमने बात किया अल्कोहल के साथ यूज किया, सो दैट इज फर्स्ट आपने यूज किया था यहाँ पे लुकास रिएजेंट को, ठीक है ना। अच्छा, लुकास रिएजेंट में जो रिएक्शन होता है, अगर आपके पास 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले अल्कोहल रिएक्शन करते हैं, सो यू आर गोइंग टू गिव अ नेम एज अ ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है ना। आप इसको नेम क्या देंगे, एज अ ग्रूव्स प्रोसेस। आपने इसमें ये पढ़ा है कि 3 डिग्री वाला ज्यादा रिएक्टिव है तो टर्बिडिटी इमीडिएटली फॉर्म होती है। 2 डिग्री वाले के साथ 5 to 10 मिनट्स टाइम लगता है। 1 डिग्री की अगर बात करें, सो ऑन हीटिंग इट विल गिव द टर्बिडिटी। ओके, नेक्स्ट, HBr और HI के साथ एज सच कोई एक्सेप्शन केस नहीं थे। यू आर सपोज टू रिमेंबर कि हम इन सीटू प्रिपरेशन करते हैं। सो इन सीटू प्रिपरेशन के केस में हम KBr H2SO4 के साथ लेते हैं। यस, KBr वी आर यूजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और इस वाले केस में हम Ki यूज करते हैं किसके साथ बोलो, H3PO4 के साथ, ठीक है ना। अच्छा, यस, इवन आपको ये भी चीज याद रखनी है कि आप Ki को H2SO4 के साथ नहीं यूज करोगे, बिकॉज H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो Ki H2SO4 के साथ रिएक्शन करने में आपको HI ना मिलकर आपको क्या मिल जाएगा बोलो, I2 बन जाएगा, ठीक है ना। सो इस रिएक्शन में हमें I2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बोलो, HI चाहिए। So in situ preparations can be done or directly HBr on HI can be taken, but yes, you are supposed to remember that is it is only applicable. Both the reactions are applicable only for the 1 degree wala alcohol, not with the 2 degree or 3 degree, because with the 2 degree and 3 degree they undergo बोलो क्या, dehydration में चले जाते हैं. So we'll get a product as an alkene, not an alkyl halide. Now, talking about the PX3, this was a very easy reaction कि आप अल्कोहल वाले पार्ट से OH निकालोगे, जो भी आपको हैलोजन दिया हुआ है वो हैलोजन को लगा दोगे। बट याद क्या रखना है, जब आप PX3 यूज करते हो, सो एट दैट टाइम यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट एज द H3PO3, और ये इस वाले केस में आपको बाय प्रोडक्ट बनता है POCl और जो भी होगा, सॉरी जो भी की हम कोई बात नहीं कर सकते, यहाँ पे अपने पास जो भी की जगह HCl ही होगा। फाइन, ये आई थिंक ये सबको याद रहेगा। अच्छा, दिस इज दी one of the क्या बोलो best method for the preparation of alkyl chloride. This reaction is known as Darzens process. Right? Because the reason is SO2 और HCl के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है।
मूविंग विद द स्वार्ट्स एंड द फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये स्वार्ट्स रिएक्शन में आपको फ्लोराइड के सॉल्ट याद रखने की जरूरत है। सो याद रखना है कि आपको इससे अल्काइल फ्लोराइड बन जाता है। फिंकलस्टीन में आपको याद रखना है कि अल्काइल आयोडाइड बन जाता है। सेम वे आपको ये भी याद रखना है, दिस रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलोज द SN2 मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना रहेगा दैट शुड बी ए इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्जन होगा उसके अंदर। ओके, द लास्ट वन इज द सेलुलर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना। ये किसके थ्रू जाता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात आए तो वो बढ़िया किससे दिया जाता है? बोलो, ब्रोमीन से दिया जाता है। और क्लोरीन के साथ यील्ड बहुत ही कम मिलता है। सो दैट वाज द रीजन यहाँ पे आपको ब्रोमीन का प्रोडक्ट मिलेगा। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, CH3COAg लिया जाएगा। सो आपको ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अगर सपोजिटली आप इस वाले केस में, अच्छा ये दिस इज फॉर दी Cl2 और एल्स Br2 के लिए, ठीक है ना। अच्छा, दिस बर्मन बोमन सिमोनिनी रिएक्शन जो है दैट इज फॉर दी आयोडीन के लिए, आयोडीनेशन के लिए। बट यस यस यस, यहाँ पे आपको आयोडीन वायोडीन बनता नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट बनता है वो एस्टर बनता है, ठीक है ना। एज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ओवर हियर इज एस्टर। ओके, सो दैट्स कंप्लीटली वी हैव डन विद द HDA का प्रिपरेशन वाला पार्ट, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट, है ना। अच्छा, यहाँ पे कंप्लीट आपके नोट्स जितने भी रिएक्शंस है, सारे रिएक्शंस एक्सेप्शंस के साथ कराए हुए, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। अच्छा, यहाँ पे जितने भी नोट्स लिखे हुए वो PDF के फॉर्म में लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो इसका, ठीक है। HDA अच्छा हो जाएगा। चलो, गुड बाय, गुड लक।